एवरीवन, माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल एजोट इंग्लिश। और आज मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के 3 ऐसे गोल्डन रूल बताऊंगा जो आप अपनी रोजाना की वाक्य में जो वाक्य बोलते हो उन्हें आखिर बनाते कैसे हैं। क्योंकि एक बार आप पे बनाना आ गया तो फिर 100 बनाओ, 1000 बनाओ या 1 लाख बनाओ, लेकिन रूल मैं आपको बताऊंगा कि उस तरह के वाक्य हम कैसे बनाते हैं जो हम अक्सर बार बार हर बार रोजाना बोलते हैं। तो आइए सीखते हैं इन वाक्यों को। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूं कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पूरा सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। आप एक बार प्लीज प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, क्योंकि इस पर आपके काम का हर वो चीज़ मिलेगी जिससे आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। इफ़ यू रियली वांट टू बी गुड स्पीकर देन यू हैव टू चेक द प्लेलिस्ट दैट व्हाट इज द नीडफुल टू यू। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। लेट्स स्टार्ट द यूज ऑफ फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ के प्रयोग को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फॉन्ड ऑफ का मतलब आखिर होता क्या है। बच्चों, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। आप किसी चीज़ के शौकीन होते हैं, और जब आप किसी चीज़ के शौकीन होते हैं तो आपको उसकी आदत होती है, आपको वो चीज़ पसंद होती है। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। अब इसके बाद फॉन्ड ऑफ के बाद जैसे कि ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद मैक्सिमम टाइम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में तो आईएनजी नहीं लगाओगे। भाई फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या आईएनजी लगाओगे, फुटबॉल में नहीं लगाने के। अब जो हॉकी एक ऑब्जेक्ट है, हॉकी में क्या लगाओगे ऑब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म नहीं लगाने की। लेकिन अगर फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। जैसे कि किसी काम या चीज़ को शौक होना, चाह होना। जैसे कि यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड। कोई भैया या बहन बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड का शौकीन होती है या होता है, उसे हम बोलेंगे यू आर, यू तुम, आर हो फॉन्ड ऑफ शौकीन, ईटिंग क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग खाने के, फास्ट फूड, तुम फास्ट फूड खाने के शौकीन हो। शी इज, अब यहाँ शी के साथ इज क्यों आया, क्योंकि एक वचन है। शी इज फॉन्ड ऑफ वाचिंग मूवी, वह फिल्में देखने की शौकीन है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, रीडिंग नॉवेल्स उपन्यास, मैं उपन्यास पढ़ने का शौकीन हूँ। राधिका इज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, टॉकिंग माने बात करना, राधिका बात करने की शौकीन है, राधिका बात करने की शौकीन है। मैंगो एक्स इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मैंगो एक्स क्रिकेट का शौकीन है। अब देखो यहाँ क्रिकेट है, क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है। अब भैया ऑब्जेक्ट में आप क्या आईएनजी फॉर्म लगाओगे, कोई आईएनजी फॉर्म आप नहीं लगा सकते। ये वर्ब थी, ये वर्ब थी, ये वर्ब थी, ये वर्ब थी, इसीलिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगाया था। लेकिन यहाँ पर क्रिकेट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी। मैंगो एक्स इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मैंगो एक्स क्रिकेट का शौकीन है। लैला इज फॉन्ड ऑफ मोबाइल, एक लड़की है लैला, और लैला बहुत ही ज़्यादा मोबाइल चलाना पसंद करती है, तो आप बोल सकते हैं लैला इज़ फॉन्ड ऑफ मोबाइल, लैला मोबाइल की शौकीन है। लैला इज़ फॉन्ड ऑफ मोबाइल, लैला मोबाइल की शौकीन है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है जब आप किसी काम की या किसी चीज़ की आपको चाह होती है, शौक होती है, आदत होते हैं, तब हम फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें आईएनजी लगेगा। अदरवाइज ऑब्जेक्ट है तो बिल्कुल डायरेक्ट ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। जैसे कि यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड, तुम फास्ट फूड खाने के शौकीन हो। शी इज़ फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी, वह मूवी देखने की शौकीन है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, मैं नॉवल पढ़ने का शौकीन हूँ। राधिका इज़ फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, राधिका बात करने की शौकीन है। मैंगो एक्स इज़ फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मैंगो एक्स क्रिकेट का शौकीन है। लैला इज़ फॉन्ड ऑफ मोबाइल, लैला मोबाइल की शौकीन है। एक मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बार मैं क्लास में था और मैंने एक बच्चे में फॉन्ड ऑफ का यूज़ पढ़ा रहा था, तो पीछे से कुछ भैया हंस रहे थे। मैंने उनसे पूछा भाई क्यों हंस रहे हो, तो एक लड़के ने सेंटेंस बनाया था आई एम फॉन्ड ऑफ माई गर्लफ्रेंड, मैं मेरी गर्लफ्रेंड का शौकीन हूँ। तो ये भी बना सकते हैं, गर्लफ्रेंड एक ऑब्जेक्ट है तो गर्लफ्रेंड में आईएनजी फॉर्म तो नहीं आने का। तो इस प्रकार से फॉन्ड ऑफ को हम यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे रूल पर। दूसरा रूल है हमारा फॉन्ड ऑफ तो हम पढ़ लिया। दूसरा रूल है हमारा फील लाइक। क्या है हमारा दूसरा रूल है हमारा फील लाइक। फील लाइक का मतलब क्या होता है, देखो कभी कभी ना आपका एक मन करता है। फील लाइक का मतलब होता है, फील लाइक का मतलब है ऐसा मन करना। कभी कभी वो लड़कियां बोलती है ना शादी के बाद कि मेरा ना इमली खाने का मन कर रहा है, उस प्रकार से मन करना। फील लाइक का मतलब होता है मन करना, और फील लाइक के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगेगा। फील लाइक के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगेगा। फील लाइक का मतलब होता है मन करना, मेरा मन कर रहा है। अब देखो आई फील लाइक टॉकिंग, टॉक में आईएनजी लगाया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। आई फील लाइक टॉकिंग टू हिम, यार मेरा उससे बात करने का मन कर रहा है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और बहुत दिन से आपने उससे बात नहीं की है, तो आज आपका बहुत मन कर रहा है, तो आप कहेंगे अपने दोस्त से कि यार आई फील लाइक टॉकिंग टू हर,
मेरा उससे बात करने का मन कर रहा है। अब किसी ने आपको बताया कि भैया आजकल पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बना रहे हैं कोई कोई, तो आपने कहा यार आई फील लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा राइट नाउ, यार मेरा भी इस समय पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक शॉपिंग ऑल टाइम, मेरा हर समय शॉपिंग करना मुझे अच्छा लगता है। आई फील लाइक शॉपिंग ऑल टाइम, मुझे हर समय शॉपिंग करना अच्छा लगता है। आई फील लाइक शॉपिंग ऑल टाइम, मुझे हर समय शॉपिंग करने का मन करता है। आई फील लाइक वॉचिंग टीवी राइट नाउ, मेरा इस समय टीवी देखने का मन कर रहा है। जब भी आप अपने से कोई गलती कर देते हो और आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है तो आप बोलते हैं आई फील लाइक किकिंग माई सेल्फ, मेरा ऐसे मन कर रहा है मैं अपने एक जोर का थप्पड़ लगाऊं। आई फील लाइक स्लैपिंग यू हार्ड, मेरा तुम्हें जोर का थप्पड़ लगाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक रीडिंग नॉवेल्स, मेरा उपन्यास पढ़ने का मन कर रहा है। आई फील लाइक किकिंग माई सेल्फ हार्ड, मेरा स्वयं को जोर का थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। आई फील लाइक स्लैपिंग यू हार्ड, मेरा तुम्हें थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। आई फील लाइक बीटिंग हिम, मेरा उसे पीटने का मन कर रहा है। आई फील लाइक लविंग द डॉग, मेरा कुत्ते को प्यार करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग टू शिमला, मेरा शिमला जाने का मन कर रहा है। तो इस प्रकार से आप फील लाइक से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। और ये है कोई डेथ फेस। डेथ फेस का मतलब होता है, देखो जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम जीवन की तो बहुत सारी सीख रहे हैं, ये कुछ ऐसी फ्रेज हैं जो हम जब किसी की मौत हो जाती है या होने वाली होती है तब हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, वर्ज का मतलब होता है कगार पर, बिल्कुल जब कोई मरने वाला होता है कगार पर होता है। आपका कोई दादी जी हैं और उनकी एज 95 साल है, 95 ईयर्स है, और आप बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो रही हैं तो आपके किसी पड़ोसी ने बताया कि इस बार दादी जी ये ज़्यादा मुश्किल ही पकड़ेंगी और उनकी तबीयत 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर ने कहा कि 1-2 दिन में ही जाने वाली हैं। और आपसे किसी आपके दोस्त ने पूछा भाई दादी जी की तबीयत कैसी है, तो आपने कहा शी इज़ वर्ज ऑफ द दैट, वह तो मरने की कगार पर है। मरने की, वर्ज का मतलब है बिल्कुल मरने ही वाला है, 1-2 दिन नहीं है, डॉक्टर ने ही मना कर दिया है। वर्ज ऑफ दैट, मरने की कगार पर है। अबाउट टू मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। अबाउट टू का मतलब होता है मरने वाला है। ही इज़ अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है। ही इज़ अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। शी इज़ अबाउट टू डांस, वह नाचने वाली है। आई एम अबाउट टू कम, मैं आने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू यूज़ मोबाइल, मैं मोबाइल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू टेक फूड, मैं खाना खाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू डू, मैं करने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू किल यू, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तो इस तरह से अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। ही इज़ नो मोर, जब भी कोई व्यक्ति गुजर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है तो एकदम से ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता कि यार वह मर गया है, तो हम इसे थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज में इस तरह से भी बोल सकते हैं। ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं रहा। शी इज़ नो मोर, वह अब नहीं रही। दादाजी इज़ नो मोर, दादाजी अब नहीं रही। दादी जी इज़ नो मोर, दादी जी अब नहीं रही। और ऐसा भी आपने बोलते हुए लोगों को सुना होगा, भैया वो तो वहीं चले गए जिसने उन्हें बनाया था, वे तो अपने निर्माता के पास चले गए, वे तो स्वर्ग सिधार गए। तो ऐसा बोलते हैं ही हैज़ गॉन टू सी हिज मेकर, ही हैज़ गॉन टू सी हिज मेकर, ही हैज़ गॉन टू सी हिज मेकर। मे ही, आपने ये भी सुना होगा रेस्ट इन द पीस, RIP, आपने सुना होगा RIP का मतलब रेस्ट इन द पीस, रेस्ट आराम, इन में पीस स्वर्ग में, स्वर्ग में उन्हें आराम मिले। मे ही सॉल, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। मे ही सॉल रेस्ट इन द पीस, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। ही हैज़ गॉन फॉर एवर, वह हमेशा हमेशा के लिए सब चले गए। कभी कभी हम ऐसे भी बोलते हैं वह मर गया, वह मर गए, ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता, तो या तो हम बोलते हैं ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं रहे, या हम बोलते हैं ही हैज़ गॉन फॉर एवर, वह सदा सदा के लिए हमेशा से चले गए। ही हैड ए गुड सोल, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी कैसा भी हो, लेकिन अंतिम समय पर हर कोई यही कहता कि यार वह बहुत अच्छा आदमी था, वह एक बहुत अच्छी आत्मा थी। तो ही हैड ए गुड सोल, शी हैज़ ए गुड सोल। मैन डाइज बट मेमोरीज इमॉर्टल, मनुष्य मर जाता है लेकिन यादें सदैव अमर रहती हैं। एक बार फिर मैं रीज़न करा देता हूँ। ही इज़ वर्ज ऑफ द दैट, वह मरने की कगार पर है। ही इज़ अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है। ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं रहे। ही हैज़ गॉन टू सी हिज मेकर, वह तो वहीं चले गए जिसने उन्हें बनाया था। मे हिज सॉल रेस्ट इन द पीस, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। ही हैज़ गॉन फॉर एवर, वह हमेशा हमेशा के लिए चले गए। ही हैड ए गुड सोल, वह एक अच्छी आत्मा थी। मैन डाइज बट मेमोरीज इज इमॉर्टल, आदमी मर जाता है लेकिन यादें सदैव जिंदा रहती हैं। तो इंग्लिश में आप अपना गुस्सा कैसे जाहिर करते हो? जब आप किसी व्यक्ति के सामने होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो व्यक्ति पता चला लेता है कि आप किस भाव में उसको बातें कह रहे हो। लेकिन जब एक रिटन फॉर्म में कोई सेंटेंस होता है, कोई स्टेटमेंट होती है, कोई पैराग्राफ होता है, तब हमें कैसे पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा या असभ्यता में आपको उसने शब्द बोले हैं? तो इसे हम सीखते हैं यूज़ ऑफ हेल को। हेल क्या है? जहाँ भी पूरी इंग्लिश में आपको हेल कहीं दिख जाए तो एकदम समझ जाना कि वहाँ पर बात बहुत ज़्यादा गुस्सा, असभ्यता और क्रोध में की जा रही है। जहाँ पे भी हेल दिख जाए
और इसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। देखो, इंग्लिश में हमारी भाषा में गुस्सा, क्रोध और असभ्यता को दर्शाने के लिए हेल का शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अब देखो, हेल का प्रयोग हम क्यों करते हैं? अगर मैं मान लीजिए आपसे गुस्सा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई यार तो क्या कर रहा, तो आप समझ जाओगे मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरे बोलने की टोन से कि मैं गुस्सा हूँ। लेकिन अगर यही बात मैं आपसे रिटन मैसेज में कहूँ तो आप मेरी टोन का कैसे पता लगाओगे? तब मैं यूज़ करूँगा हेल का। और जहाँ पे भी हेल आपको दिखे पूरी इंग्लिश में, स्टेटमेंट में, सेंटेंस में, आप तुरंत समझ जाना वो बात बहुत ही ज़्यादा गुस्से में की जा रही है। अब देखो, सुनो इसे ध्यान से। इंग्लिश में हमारी भाषा में गुस्सा, क्रोध, असभ्यता को दर्शाने के लिए हम हेल शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने पूरी ज़िंदगी में ये वाक्य न जाने कितनी बार सुना होगा बॉलीवुड की फिल्मों में, व्हाट द हेल। व्हाट द हेल का मतलब है क्या बकवास है। व्हाट द हेल क्या मतलब, क्या बकवास है। व्हाट द हेल इट इज़, ये क्या है, ये क्या मुसीबत है। व्हाट द हेल इट इज़, ये क्या मुसीबत है। व्हाट द हेल यू आर गोइंग, पर तू कहाँ जा रहा मरने को। अब देखो, व्हाट द हेल, देखो एक मिनट के लिए द हेल हटा दो यहाँ से। मैं आपसे कहूँ वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब देखो, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल से क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। व्हाट द हेल यू आर गोइंग, आप क्या नरक जा रहे हो। आप देखो, पहली एक चीज़ मैं आपसे बहुत बार ये स्टेटमेंट बता चुका हूँ, इंग्लिश कम्स बाय सेंस नॉट अकॉर्डिंग टू हिंदी। जब भी आप इंग्लिश को पढ़ते हो कभी भी हिंदी के हिसाब से मत लगाना, ये हमेशा सेंस के हिसाब से समझी जाती है। अब देखो, आप क्या नरक जा रहे हो। अब इस बात को आप अपनी भाषा में, संस्कृति में, रिलीजन में कैसे बोलते हो, आप उसे उस तरह से समझ लीजिएगा। बस मेरा कहने का मतलब ये है, व्हाट द हेल यू आर गोइंग का मतलब है भाई तू कहाँ जा रहा नरक में, तू कहाँ जा रहा मरने को। तो इस तरह से, मतलब जिस भी तरह से गुस्से में वो की ही जाती हो। जैसे आपकी फैमिली में ये वर्ड कैसे बोलता कि तुम कहाँ जा रहे हो, कोई गुस्से में बोलता। जैसे कि मान लीजिए आपकी माताजी आपको बार बार मना कर दिया, भैया मेले में नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। उनके 100 बार समझाने के बाद भी आप मेले में जा रहे हो और आपकी माताजी ने देखा और आपकी माताजी ने कहा व्हाट द हेल यू आर गोइंग, भाई तू कहाँ जा रहा मरने के लिए, व्हाई द हेल यू वेंट। आप देखो, आप चुपके मेले में चले तो गए, लेकिन वहाँ पर आपको चोट लग गई। तो जब आपको चोट लग गई और आपकी माताजी ने पहले ही मना करा था, तो आपकी माताजी क्या कहेंगी, व्हाई द हेल यू वेंट, भाई तू क्यों गया था। अब देखो, भाई तू क्यों गया था, भाई तू क्यों गया था, भाई तुम क्यों गए थे, तुझे जानने की ज़रूरत क्या थी, तुझे मरने की ज़रूरत क्या थी, तुझे जानने के आग लग रही थी क्या। मतलब कैसे भी बोल सकते हैं, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, असभ्यता, क्रोध और गुस्से को दर्शाने के लिए हम हेल का प्रयोग करते हैं। व्हाट द हेल यू हैव डन, कोई चीज़ है और आपकी माताजी ने आपसे कहा भैया इसे संभाल कर रखना, मैं अभी आ रही हूँ 5 मिनट पे, इसे संभाल कर रखना, इसे संभाल कर रखना, और आपने क्या करा, उस चीज़ को पूरी की पूरी तोड़ दिया। तो आपकी माताजी, जब आपकी माताजी आई तो वो एकदम से गुस्से में बोलेंगे भाई तुमने क्या कर दिया हो, व्हाट द हेल यू हैव डन, भाई तुमने क्या कर दिया हो। एक तो है देखो वो बोलने की टोन से, देखो ये तूने क्या किया, ये हो गया प्यार में, बट तुमने क्या कर दिया हो, ये हो गया गुस्से में। तो ये गुस्से वाली बात है, व्हाट द हेल यू हैव डन। व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, बस तू किसके बारे में बात कर रहा है। आपकी माताजी ने कहा भैया चुप रहना, चुप रहना, चुप रहना, लेकिन आप पता नहीं उससे किस किस की बातें करी जा रहे हो कि एक दाढ़ी वाले बाबा जी थे और उनके साथ एक दाढ़ी वाली दादी जी थी और वे दोनों प्यार करते थे। तो आपकी माताजी ने कहा व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, बस तू किस चीज़ की बात कर रहा है, बस तू क्या बकवास कर रहा है। Who the hell are you? Who the hell are you? Who the hell are you? बे तू कौन है। देखो यहाँ पे मैंने आप लगा रखा, आप इसे जिस भी हिसाब से असभ्यता में, गुस्से में, क्रोध में बोलना चाहो आप ऐसे बोल सकते हो। बॉलीवुड की हीरो में हीरोइन अक्सर बोलते हैं Who the hell are you? बे तू कौन है। Who the hell are you? Who the hell are you? बे तू कौन है। What the hell you did? You did, तुमने किया। What the hell, बे तूने क्या किया, तुमने क्या किया। मान लो आपने कोई चीज़ ख़राब कर दी तो तब ये सेंटेंस बोलता है व्हाट द हेल यू हैव यू डिड। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ भैया, हेल का मतलब होता है इंग्लिश में हमारी भाषा में गुस्सा, क्रोध और असभ्यता को दर्शाने के लिए हेल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब हम व्यक्ति के सामने होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज से, टोन से वो पता लगा लेता है कि हम गुस्से में हैं, प्यार में हैं। लेकिन इंग्लिश में शब्द बताते हैं, हेल बताता है कि हम बहुत ज़्यादा गुस्से में बात कर रहे हैं। व्हाट द हेल, क्या बकवास है। व्हाट द हेल इट इज, पे क्या मुसीबत है। व्हाट द हेल यू आर गोइंग, बस तू कहाँ जा रहा मरने को। व्हाट द हेल यू वेंट, बस तू क्यों गया था। व्हाट द हेल यू हैव डन, बस तन्ने क्या कर दिया। व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, बस तू किस चीज़ में बकवास कर रहा। हु द हेल आर यू, बस तू है कौन। व्हाट द हेल यू डिड, बस तन्ने क्या किया।
अब मैं बात करूंगा नो लॉन्गर की। यार इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंग्लिश एंड आई लाइक सो मच एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट दैट प्लीज़ लर्न दिस रूल केयरफुली एंड ट्राई टू यूज़ इन योर इंग्लिश टुडे। आज से ही इस रूल को अपनी इंग्लिश में लगाना शुरू करो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है रूल। ये है यूज़ ऑफ नो लॉन्गर। क्या होता है नो लॉन्गर? भैया नो लॉन्गर का मतलब होता है नहीं रहा, नहीं रहा। क्या नहीं रहा? जब भी कोई चीज़, जब भी कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान पहले जैसा नहीं रहता, समय के कारण, परिस्थितियों के कारण बदल जाता है, तब हम बोलते हैं नहीं रहा, नो लॉन्गर। जैसे कि आपका कोई दोस्त है और आप उससे 5 साल बाद मिले और वो बहुत घमंडी हो गया है और वो पहले जैसा नहीं रहा, तो आप अपने दोस्त को कहेंगे यू आर नो लॉन्गर यू। तुम अब तुम नहीं रहे। यू आर नो लॉन्गर यू। तुम अब तुम नहीं रहे। आप पहले बच्चे थे और आपको कोई भी मूर्ख बना देता है था। आप 2 साल बाद आपको दोबारा कोई मूर्ख बनाने का प्रयास करा और आपने उसकी चोरी पकड़ ली, तो आपने उससे कहा आई एम नो लॉन्गर चाइल्ड। मैं अब बच्चा नहीं रहा। आई एम, मैं हूँ, नो लॉन्गर नहीं रहा, चाइल्ड बच्चा, मैं अब बच्चा नहीं रहा। आई एम नो लॉन्गर नॉटी। मैं अब शरारती नहीं रहा। आप अपनी बुआजी के घर जाते थे तो आपकी बुआजी आपको देखते साथ भगा देती थी क्योंकि आप बहुत शैतानी करते थे, उनका सारा सामान तोड़ देते। अब आप 3 साल बाद अपनी बुआ के घर गए और उन्होंने आपको 2 थप्पड़ मार के बाहर भगा दिया और आपने कहा बुआ आई एम नो लॉन्गर नॉटी। अब मैं शरारती नहीं रहा। आई हैव चेंज, मैं बदल गया हूँ। और ये तो आपको पता ही है कि बदलना प्रकृति का नियम है। आप अपने दोस्तों से मिले 5 साल बाद, सबका प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, और आप सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूबर रह गए, वो भी ऐसे वाले जिसका चैनल नहीं चल रहा है, और आपके फ्रेंड्स आपको इज्जत नहीं देते। तब आप कहते हो फ्रेंड्स आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स। दोस्त अब दोस्त नहीं रहे। दोस्त अब दोस्त नहीं रहे। दिल्ली इज़ नो लॉन्गर दिल्ली। दिल्ली अब दिल्ली नहीं रहा। आप दिल्ली 2 साल बाद आए और आपने देखा यार काफ़ी कुछ बदल गया है। आपने कहा दिल्ली इज़ नो लॉन्गर दिल्ली। दिल्ली अब दिल्ली नहीं रहा। डोंट बी ओवर स्मार्ट। ज़्यादा मत बनो। आई एम नो लॉन्गर फूल। मैं मूर्ख नहीं रहा। ज़्यादा होशियार मत बनो। मैं मूर्ख नहीं रहा। तो एक बार फिर मैं क्विक रीजन करा देता हूँ। जब भी कोई चीज़, व्यक्ति, वस्तु या स्थान पहले जैसे नहीं रहती, बदल जाती है, तब हम नो लॉन्गर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू आर नो लॉन्गर यू। तुम अब तुम नहीं रहे। आई एम नो लॉन्गर चाइल्ड। मैं अब बच्चा नहीं रहा। आई एम नो लॉन्गर नॉटी। मैं अब शरारती नहीं रहा। आई हैव चेंज, मैं बदल गया हूँ। फ्रेंड्स आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स। दोस्त अब दोस्त नहीं रहे। दिल्ली इज़ नो लॉन्गर दिल्ली। दिल्ली अब दिल्ली नहीं रहा। डोंट बी ओवर स्मार्ट। आई एम नो लॉन्गर फूल। ज़्यादा होशियार मत बनो। मैं अब मूर्ख नहीं रहा। तो इस प्रकार से नो लॉन्गर और हैव का यूज़ मैंने आपको बताया। अब आपको घर से 2 सेंटेंस बना के लेकर आने हैं। पहला सेंटेंस है कि तुम अब उसकी गर्लफ्रेंड, ए भाई साहब, गर्लफ्रेंड ऐसे ही लिखते हैं क्या? तुम अब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रही। कोई लड़की है जो किसी और भैया की गर्लफ्रेंड है और आपने उस लड़की को वहाँ से उसका ब्रेकअप करा दिया और अपने आप उससे दोस्ती कर ली, लेकिन वो लड़की अब भी जब भी आपसे मिलती है उसी की बात करी जाती है। तो आपने उससे कहा तुम अब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रही। इसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये वाक्य कैसे बनेगा। अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो होगा एज इफ पर आधारित। एज इफ माने क्या? एज इफ का मतलब होता है मानो की। एज इफ का मतलब क्या होता है? मानो की। एज और इफ, यदि हम दोनों को ही इन्हें अलग अलग देखें तो एज का मतलब होता है जैसे, ये भी कंडीशनल वर्ड है, और इफ का मतलब होता है यदि, ये भी कंडीशनल वर्ड है। लेकिन जब भी आपको एज और इफ, जब भी आपको एज और इफ एक साथ दिखें, एज इफ, तब इसका मतलब होता है मानो की। मानो की। जैसे कि आपने अक्सर इस वाक्य सुना होगा, वह तो ऐसे बात करता है जैसे कि कोई नेता हो। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई हीरोइन हो। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम अध्यापक हो। तो इस प्रकार के मानो की। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम कोई हीरोइन हो। मानो की। तो मानो की के लिए हम हमेशा एज इफ का प्रयोग करते हैं। एक चीज रूल्स ध्यान से सुनो बच्चों, एज को अलग और इफ को अलग लगाओगे तब इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन जब ये एज इफ एक साथ आते हैं तब आता है मानो की। ये एक अनरियलिस्टिक कंडीशन होती है, ऐसा असली में नहीं होता। इसीलिए
इसके कुछ स्पेशल रूल है। पहले एक बार बहुत ध्यान से एक बार इस रूल्स को ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैं इसे कहूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि हजारों लाखों वाक्य आप इससे रोजाना दिनचर्या में बोलते हो और इस प्रकार के वाक्यों को सिर्फ एक बार आपको देख लेना है, इसके बाद आप कभी भी गलती नहीं करोगे। तो आइए समझते हैं इसे एज इफ के पूरे रोल को। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस फॉर्म आएगी, इसके बाद अदर वर्ड आ जाएंगे, इसके बाद एज इफ मानो की, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। यहां से एक चीज ध्यान देने वाली बात है, सब्जेक्ट के बाद वर या वुड। सब्जेक्ट के जब भी हम अनरियलिस्टिक पास्ट की बात करेंगे, एक ऐसी घटना की बात करेंगे जो वास्तविक नहीं है, हम उसे एज्यूम कर रहे हैं, तो इधर एज इफ के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा पास्ट फॉर्म आएगी, प्रेजेंट फॉर्म कभी भी नहीं आने की। ठीक है ना, तो वाज तो आने का नहीं, और प्रेजेंट में भी पास्ट में भी यहां पर सिर्फ वर ही आएगी, यहां पर सिर्फ वर ही आएगी। अभी हम इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि देखो, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इस तरह से। देखो, ही स्पीक्स, वह बात करता है, एज इफ मानो की, ही स्पीक्स वह बात करता है, मानो की, ही वह वर ए लीडर, ही वर ए लीडर। देखो, ही स्पीक्स वह बात करता है, एज इफ मानो की, ही वर ए लीडर, मानो कि वह कोई नेता हो। अब आप कहेंगे कि सर ही के साथ तो वाज आना चाहिए, पहली बात तो आपने यही गलती कर रखी है, इधर है प्रेजेंट और इधर आपने पास्ट में बनाया है, और पास्ट में भी वाज आना चाहिए, आपने वर लगाया है। तो भैया जब भी हम कोई कंडीशन को मानेंगे, जब भी हम कोई अनरियलिस्टिक पास्ट की बात करेंगे, जब भी हम कोई ऐसे पास्ट की बात करेंगे जिसे हम एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, तब आपको इधर सिंगुलर हो सब्जेक्ट, बहुवचन हो, कोई सा भी हो, प्रेजेंट भी नहीं लेने के और सिंगुलर फॉर्म भी लेने के, हमेशा वर ही आएगा। मानने के लिए हमेशा यहां पर वर ही आएगा। जैसे कि एक सेंटेंस, यदि मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर ए डॉक्टर, तो ये बनेगा इफ आई वर ए डॉक्टर। कंडीशनल सेंटेंस की पूरी क्लास है, मैं वहां पर बहुत डिटेल में कवर किया हूं। यहां पर सिर्फ आपको इतना समझ लेना है, यहां पर ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, सबके साथ वर ही आएगा जब हम कोई कंडीशन मान रहे हो। ही वर ए लीडर, मानो कि वह कोई नेता हो, मानो कि वह कोई नेता हो, तो यहां पर क्या आएगा, वर आएगा। अब देखो सेकंड सेंटेंस, यू रीड, तुम पढ़ते हो, एज इफ मानो कि यू आर ए टीचर, तुम पढ़ते हो मानो कि तुम कोई अध्यापक हो, तुम पढ़ते हो ऐसे मानो कि तुम कोई अध्यापक हो। तो यहां पर यू के साथ क्या आएगा, वर। भैया यह यू हो, ही हो, शी हो, कोई नाम हो, कुछ भी हो, यहां पर वर ही आएगा, वाज भी नहीं आने का, और प्रेजेंट का तो आने का ही आने का नहीं है। देखो, इट सीम्स, ऐसा लगता है, टू मी, इट सीम्स टू मी, यह मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, यू आर मैड, कि तुम पागल हो। या फिर इसे मैं ऐसे ही बना सकता है, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, एज इफ मानो कि यू आर मैड, कि तुम पागल हो। ठीक है ना। शी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है, एज इफ मानो कि शी वर माई बिलव्ड, मानो कि वह मेरी प्रेमिका हो, मानो कि वह मेरी प्रेमिका हो। देखो शी के साथ भी क्या आया, वर ही आया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल, एक बार रूल पर ध्यान देंगे, क्या है रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, एज इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर ही आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर ही आएगा। और अगर कभी विल की बात होगी, भविष्य की बात होगी, तो वुड आएगा, विल तब भी नहीं आएगा, क्योंकि विल तो क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, वुड आएगा पास्ट फॉर्म। ठीक है ना। अब देखो, इट सीम्स एज इफ, ऐसा लगता है मानो कि इट वुड रेन, देखो ऐसा लगता है मानो कि बारिश होगी, तो इट विल रेन नहीं लगाया, इट वुड रेन, क्योंकि यहां पर क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट सीम्स, ऐसा लगता है, एज इफ मानो कि यू वुड प्ले, ऐसा लगता है मानो कि तुम खेलोगे, मानो कि तुम खेलोगे। अब बहुत सारे भैया कहेंगे कि सर आपने इधर खेलोगे लगा रखा। मेरे भैया, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स माय डियर फ्रेंड दैट इंग्लिश कम्स बाय सेंस नॉट अकॉर्डिंग टू हिंदी। इंग्लिश हमेशा सेंस के अकॉर्डिंग आएगी, इसका भाव नहीं बदलता। मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ, ऐसा लगता है मानो कि तुम खेलोगे, ऐसा लगता है मानो कि तुम खेले हो। ठीक है ना। तो इस तरह से सेंस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने का, तो इसकी हिंदी यही होगी। अब देखो, यू लाइक हर, तुम उसको पसंद करते हो, मानो कि यू वुड बी हर बॉयफ्रेंड। कोई भैया किसी लड़की को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और उस लड़की के कोई दोस्त भी नहीं होते, बॉयफ्रेंड भी नहीं होते, तो आपने कहा यू लाइक हर, तुम उसे ऐसे पसंद करते हैं, एज इफ मानो कि यू वुड बी हर बॉयफ्रेंड, मानो कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, मानो कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो।
BF माने क्या? BF माने बॉयफ्रेंड, BF माने बॉयफ्रेंड। तो इस प्रकार से आप इसे समझेंगे। एक बार मैं क्विक रीजन करा देता हूँ फिर से। देखो, एज इफ क्या होता है? एज इफ का मतलब होता है भैया मानो की। एज इफ का मतलब होता है मानो की। और एज इफ के बाद जब भी कोई सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर कोई अनरियलिस्टिक पार्ट है, हम अपने आप को कोई एज्यूम कर रहे हो, मानो कि तुम टीचर हो, मानो कि तुम नेता हो, मानो कि तुम अध्यापक हो, मानो कि तुम राजा हो, तब हम सब्जेक्ट के बाद वर ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर ही लगाएंगे। और अगर कोई और फॉर्म लगानी है तो हमेशा पास्ट फॉर्म ही हम लगाएंगे। जैसे कि ही स्पीक्स एज इफ ही वर ए लीडर, वह बात करता है मानो कि वह एक नेता हो। यू रीड एज इफ यू आर ए टीचर, तुम पढ़ते हो मानो कि तुम एक अध्यापक हो। इट सीम्स टू मी एज इफ यू आर मैड, मुझे ऐसा लगता है मानो कि तुम पागल हो। शी लव्स मी एज इफ शी वर माई ब्लड, वह मेरा ऐसे ध्यान रखती है मानो कि वह मेरी प्रेमिका हो। इट सीम्स एज इफ इट वुड रेन, ऐसा लगता है मानो कि बारिश हो, है ना। इट सीम्स एज इफ यू वुड प्ले, ऐसा लगता है मानो कि तुम खेले हो। यू लाइक हर एज इफ यू वुड बी हर बॉयफ्रेंड, तुम उसे ऐसे पसंद करते हो मानो कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। तो इस प्रकार एज इफ का आप प्रयोग करेंगे। अब एक वाक्य मैं आपको दे रहा हूं, आप इस वाक्य को अपने घर से बनाना भी है और कमेंट में लिखना भी है। तुम ऐसे लिखते हो, तुम ऐसे लिखते हो मानो कि तुम कोई डॉक्टर हो। देखो मैं इसे लिख देता हूं, तुम, बताओ इसे क्या बनेगा अभी ये? तुम ऐसे लिखते हो मानो कि तुम डॉक्टर हो। तुम ऐसे लिखते हो मानो कि तुम डॉक्टर हो, बताइए इसे कैसे बनेगा? इस सेंटेंस को कमेंट में जरूर आपको बताना है कि तुम ऐसे लिखते हो मानो कि तुम कोई डॉक्टर हो। और ये कंडीशनल सेंटेंस की पूरी एक क्लास है, इसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और पूरे के पूरे कंप्लीट बैच को पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में एक बार जाकर देखिए, पूरा का पूरा स्पोकन इंग्लिश का बैच मैंने करा रखा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। इट वॉज द क्लास फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस टुमारो। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय। ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन, माई सेल्फ दीपांशु वर्मा, आई वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल एजोट इंग्लिश। और आज मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश स्पोकन की कुछ ऐसे रूल्स की जिन्हें सीखने के बाद आप इंग्लिश स्पीकिंग में एक डिफरेंट टाइप का कॉन्फिडेंस फील करोगे और आप बहुत सारे वाक्य ना केवल सीख जाओगे बल्कि आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएंगी और आप ये वाक्य बनाने लगोगे खुद से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल हम डिस्कस करते हैं, मेक ए हैबिट ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आपने इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य अपने बड़े भाई बहन, माता पिता, दादा दादी से सुने होंगे कि पढ़ने की आदत डाल लो, लिखने की आदत डाल लो, रोजाना जल्दी उठने की आदत डाल लो, अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, समय पर आने की आदत डाल लो। तो इस प्रकार जब भी कोई कहता है कि ये करने की आदत डाल लो, 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 तो आप बोलते हैं मेक ए हैबिट ऑफ, मेक ए हैबिट ऑफ, मेक ए हैबिट ऑफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेक ए हैबिट ऑफ के बाद जो भी वर्ब आएगी उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। जैसे कि पढ़ने की आदत डाल लो, पढ़ने की आदत डाल लो, पढ़ने की आदत डाल लो, पढ़ने की आदत डाल लो। अब देखो, पढ़ने की आदत डाल लो, पढ़ने की आदत बना लो, पढ़ने की आदत बनाएं, पढ़ने की आदत बना लो, भैया सेंस से पर फर्क पड़ता है, हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ने की आदत बनाओ, पढ़ने की आदत डाल लो, बात एक ही है। तो मेक ए हैबिट ऑफ, और रीड में क्या लग गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि मेक ए हैबिट ऑफ के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। खेलने की आदत डाल लो, खेलने की आदत बनाओ, मेक ए हैबिट ऑफ प्लेइंग। अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग, मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की आदत डाल लो, क्या? इंग्लिश, मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो। मेक ए हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। समय पर आने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम, मेक ए हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम।
मेक ए हैबिट ऑफ वॉचिंग वीडियो डेली। भैया इफ़ यू रियली वांट टू बी गुड स्पीकर दैन यू आर टू वॉच द वीडियो डेली बिकॉज इट इज सैड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो इट विल बी गुड फॉर यू दैट मेक ए हैबिट ऑफ वॉचिंग वीडियो डेली। तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा कि रोजाना वीडियो देखने की आदत डाल लो। मेक ए हैबिट ऑफ वॉचिंग वीडियो डेली। अब ये वाला वाक्य मुझे बताओ, आप ये वाला वाक्य कैसे बनेगा कि नाचने की आदत डाल लो। नाचने की आदत डाल लो। ये वाला वाक्य कैसे बनेगा? अब देखो ये वाला वाक्य कैसे बनेगा। मेक ए हैबिट ऑफ डांसिंग। मेक ए हैबिट ऑफ डांसिंग। समय पर दवाई लेने की आदत डाल लो। मेक ए हैबिट ऑफ टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम। अब देखो बस एक वाक्य आप बनाओ, उसके बाद हम चलते हैं अगली चीज पर। रोजाना दौड़ने की आदत डाल लो। रोजाना दौड़ने की आदत डाल लो। ये वाला वाक्य कैसे बनेगा? ये वाला बनेगा मेक अ हैबिट ऑफ रनिंग डेली। रोजाना दौड़ने की आदत डाल लो। एक बार क्विक रीजन हम इसका कर लेते हैं। पढ़ने की आदत डाल लो। मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग। खेलने की आदत डाल लो। मेक ए हैबिट ऑफ प्लेइंग। अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो। मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने की आदत डाल लो। मेक ए हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। समय पर आने की आदत डाल लो। मेक ए हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम। मेक ए हैबिट ऑफ वॉचिंग वीडियो डेली। रोजाना वीडियो देखने की आदत डाल लो। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन यूज़ की। यार ये कॉमन यूज़ ना इतने ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग में आपकी बोलचाल को इतना ज़्यादा प्रभावी बना देते हैं। जब आप कॉमन यूजेस, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस का यूज़ करने लगते हो अपनी बोलचाल में, तो आपकी स्पीकिंग एक डिफरेंट प्रभाव छोड़ती है, सामने वाले पे एक वजूद छोड़ती है, एक वजन छोड़ती है। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा, सब्र रखो, हैव पेशेंस। सब्र रखो, हैव पेशेंस। अब कोई भैया बहुत ही ज़्यादा बेसब्र है, उससे मुझे मेरी दोस्त से मिलना है, मुझे मेरी दोस्त से मिलना है। आपके पिताजी ने कहा भैया 2 मिनट रुको तो सही। उसने कहा नहीं मुझे तो अभी मिलना है 30 सेकंड में मिलना है। तो आपके पिताजी ने कहा हैव पेशेंस, बेटा सब्र रखो। डोंट बी इम्पेशेंस, बेसब्र मत बनो। हैव पेशेंस का मतलब है सब्र रखो। हैव पेशेंस का मतलब है सब्र रखो। डोंट बी इम्पेशेंट, बेसब्र मत बनो। आपके पिताजी ने आपसे ये तो कहा सब्र रखो, साथ में ये भी कहा बेसब्र मत बनो। डोंट बी इम्पेशेंट, बेसब्र मत बनो। अब देखो हैव पेशेंस, पेशेंस पेस। सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। जब भी कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो और आप उसे कहना चाहते हो कि भैया सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलना हैव पेशेंस, पेशेंस पेस। सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। हार्ड वर्क पेस। कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम का फल मीठा होता है। क्राइम नेवर पेस, बुराई का नतीजा बुरा होता है। अब आप ये मत कहने लग जाना कि सर इनकी हिंदी आप कैसे बता रहे हो। भैया इंग्लिश आती है सेंस से। जब आप पढ़ते सीख जाओगे तो एक सेंस आपकी डेवलप होगी और आपको खुद पता चल जाएगा कि किस वाक्य की इंग्लिश कैसे बोलनी चाहिए। ठीक है। क्राइम नेवर पेस, बुराई का नतीजा बुरा होता है। डोंट बी क्रिमिनल, अपराधी मत बनो। बिकॉज, क्योंकि क्राइम नेवर पेस, क्योंकि बुराई का नतीजा बुरा होता है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ। हैव पेशेंस का मतलब है सब्र रखो। डोंट बी इम्पेशेंट, बेसब्र मत बनो। हैव पेशेंस, पेशेंस पेस, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। वर्क हार्ड वर्क पेस, मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। क्राइम नेवर पेस, बुराई का नतीजा बुरा होता है। डोंट बी क्रिमिनल, बिकॉज क्राइम नेवर पेस, अपराधी मत बनो क्योंकि बुराई का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। साउंड्स फील, यार ये इतना छोटा सा रूल है, लेकिन आपकी इंग्लिश में एक अलग ही प्रकार का कॉन्फिडेंस आपको भी आएगा और सामने वाले को भी लगेगा कि यार बंदा कुछ जानता है, यार इंग्लिश की ठीक ठाक नॉलेज रखता है, ऐसे ही नहीं है। और क्या है, आप दिन में बहुत सारे लोगों की बातें सुनते होंगे। कुछ लोगों की बात सुन के आपको बहुत अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों की बात सुन के आपको बुरा लगता होगा, कुछ की बात सुन के आपको हंसी आती हो। जब आपको जैसा फील हो तो ऐसा ही आपको बोलना है। जैसे कि आपसे मैंने कहा कि भैया आपकी 2 शादी होंगी, तो आप तो फिर बहुत खुश हो जाओगे। इट इज़ साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा। इसकी हिंदी क्या है? इट इज़ साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा। मैंने आपसे कहा कि भैया आपके सारे पैसे कल छीन लिए जाएंगे, तो आपने कहा इट इज़ साउंड्स बैड, सुनकर बुरा लगा। इट इज़ साउंड्स बैड, सुनकर बुरा लगा। मैंने आपसे कहा कि आपके जो छोटा भैया है ना, उसकी यूपीएससी में रैंक 1 आएगी, तो आपने कहा साउंड्स ग्रेट, सुनकर बहुत गर्व महसूस हुआ। मैंने आपसे कहा कि भैया कल जो है ना दिल्ली में कुछ भैया बॉम्ब ब्लास्ट
कर रहे थे और उसमें किसी एक भैया की जान चली गई। तो आपने कहा इट साउंड सीरियस, सुनकर बहुत गंभीर फील हुआ। मैंने आपसे कहा कि तुम्हें नहीं पता, दो लोमड़ियों ने 3 शेरों को पागल बना दिया। तो आपने कहा साउंड्स फनी, सुनकर मजाक से लगी। मैंने आपसे कहा कि भैया कल ना तुम यकीन नहीं मानने के, मैं चांद पर गया था और वहाँ पे जाके ना मैंने सूरज के साथ 3 मिनट बात की। साउंड्स होलो, जिस पर विश्वास ना हो, सुनकर विश्वास ना हुआ वो जिस चीज़ पर, तब हम बोलते हैं इट साउंड्स होलो। साउंड्स क्रेजी, क्रेजी का मतलब होता है आधा पागल, क्रेजी का मतलब होता है आधा पागल, और मैड का मतलब होता है पूरा पागल। मैड का मतलब होता है पूरा पागल। अगर कोई पागलपन की बात कर रहा है, जैसे कि कोई आपसे कह रहा है कि तुम्हें नहीं पता मुझे काला जादू आता है और मैं ना ये जो पूरी राजनीति है मैं ही कंट्रोल करता हूँ, तो आपको लगा ये साला आधा पागल है, इट इज़ साउंड्स क्रेजी, ये आधा पागल है, ठीक है ना। अब ये इधर क्या लिखे हुए हैं, इधर क्या लिखे हुए हैं, इधर कुछ नहीं लिखे हुए हैं। साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा। साउंड्स बैड, सुनकर बुरा लगा। साउंड्स ग्रेट, सुनकर एक मतलब अच्छी गर्व फील हुआ। साउंड सीरियस, आप इन शॉर्ट देखो, इट इज साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा। शॉर्ट में आप इसे बोलते हैं साउंड्स गुड। साउंड्स बैड, सुनकर बुरा लगा। साउंड्स ग्रेट, सुनकर महान महसूस हुआ। साउंड सीरियस, सुनकर दुखी से हुए, गंभीर हुए। साउंड्स फिनी, यह तो मजाकिया था। साउंड्स होलो, जिस पर विश्वास ना हो। साउंड्स क्रेजी, ये आधे पागलपन की बात। तो इस प्रकार से आप इसे शॉर्ट्स में भी बोल सकते हैं और लॉन्ग में भी, और मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि आप शॉर्ट्स में ही बोले। जब भी आप किसी की बात सुने और आपको जैसा फील हो तो आप तुरंत बोलना साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा। साउंड्स बैड, सुनकर बुरा लगा। साउंड्स ग्रेट, सुनकर महानता महसूस हुई। साउंड सीरियस, सुनकर गंभीर लगा। साउंड्स फनी, मजा क्या था। साउंड्स होलो, इस पर विश्वास नहीं होता। साउंड्स क्रेजी, ये तो आधे पागलपन की बात है। तो इस प्रकार से साउंड्स प्लस फील, साउंड्स लगा के जैसा आप फील करते हो ऐसा ही बोल देंगे। तो ये साउंड प्लस फील का रूल एक छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ये आपका रूल है। इट इज़ नो यूज़, आपने इस तरह के वाक्य अक्सर सुने होंगे कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्रिकेट खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपको पता है कि वो काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है तो इस प्रकार के वाक्य कैसे बनते हैं। तो आपको सबसे पहले इट इज़ नो यूज़ का यूज़ करना है। इसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा देनी है और आपका वाक्य बन जाएगा। जैसे कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज गोइंग, गो में आईएनजी लग गया तो क्या बन गया गोइंग। इट इज नो यूज गोइंग देयर, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। आपका छोटा भाई कहीं जा रहा था और आप वहां पहले से ही चले गए थे और आपको पता है कि वहां पर कुछ नहीं है, तो आपने उससे कहा डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। इट इज नो यूज गोइंग देयर, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज सेइंग सॉरी, माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने किसी लड़की को एक थप्पड़ मार दिया और वो लड़की आपसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और आपने उसे एक थप्पड़ और मार दिया। अब आप अगले दिन गए उसके पास और आपने कहा कि आई फील वेरी सॉरी फॉर व्हाट आई डिड यस्टरडे, और उस लड़की ने, आपने कहा कि मैं कल जो मैंने किया उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। उस लड़की ने कहा इट इज़ नो यूज़ सेइंग सॉरी, माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ गेटिंग एंग्री, गुस्सा होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कहीं पर गए और कोई लड़की से आप बात करना चाह रहे हैं, वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है, तो आपने उससे कहा मैं तुम्हें कहीं ले जाने के लिए आया हूँ इसीलिए। इट इज़ नो यूज़ गेटिंग एंग्री, गुस्सा होने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक भैया है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, पूरा दिन पबजी खेलता है, डीजे आलोक से खेलता है, पबजी खेलता है, सिंचैन देखता है, निंजा हथौड़ी देखता है, मिक्की माउस देखता है, मिनी माउस देखता है, सिंचैन देखता है। तो आपने उससे कहा कि भैया उससे पढ़ाई की बात मत करो, इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्रिकेट खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक भैया बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं है, अभी उसकी एज भी बहुत कम है और वो सिर्फ क्रिकेट खेलता रहता है। तो उसके माता पिता ने कहा कि क्रिकेट खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ प्लेइंग क्रिकेट, उसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़, उसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ टीचिंग हिम, उसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ टीचिंग हिम। पार्टी मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ कमिंग इन पार्टी, इट इज़ नो यूज़ कमिंग इन पार्टी। आपके दोस्त पार्टी में आने वाले थे और आपको पता है कि पार्टी में सारा खाना ख़त्म हो गया, तो आपने अपने दोस्त से कहा भैया मत आना, इट इज़ नो यूज़ कमिंग इन पार्टी, पार्टी में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अब हम पढ़ेंगे आई एम गुड एट। गुड एट के बाद या तो वर्ब आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा या फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम
को तो सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान भी ऑब्जेक्ट भी कभी कभी हो सकते हैं। जैसे कि पंखा एक ऑब्जेक्ट है, पंखा सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। इंग्लिश सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे आई एम गुड एट, जिस चीज़ में आप कुशल हो, आपके अंदर उस चीज़ को करने की योग्यता हो, क्षमता हो, आप उसमें बहुत अच्छे हो, आप उसमें बहुत कुशल हो, तो तब आएगा गुड एट। जैसे कि आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट मैथ, मैं मैथ में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट साइंस, मैं साइंस में अच्छा हूँ। मैं अंग्रेजी बोलने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। देखो यहाँ इंग्लिश था, जो इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आईएनजी किस में लगाते हो? ऑब्जेक्ट में तो आईएनजी लगेगा नहीं, लेकिन वर्ब में आईएनजी लगेगा। आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, पहला वाक्य था मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, और अब वाला वाक्य है मैं अंग्रेजी बोलने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। वह क्रिकेट खेलने में अच्छा था। ही वॉज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। आई वॉज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा था। भाई अगर प्रेजेंट की बात होगी तो इज आर एम से होगी, और पास्ट की बात होगी तो वाज वर से होगी। आई वॉज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने में अच्छा था। आई वॉज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा था। वह नाचने में अच्छा है। ही इज़ गुड एट डांसिंग, ही इज़ गुड एट डांसिंग, वह नाचने में अच्छा है। ही इज़ गुड एट डांसिंग, वह नाचने में अच्छा है। ही इज़ गुड एट डांसिंग, कोई भैया है और बहुत अच्छा डांस करता है, तो आपने उससे किसी से बताया ही इज़ गुड एट डांसिंग, डांस में आईएनजी लगा क्योंकि ये वर्ब है। अब एक भैया है जो बहुत अच्छा गाना गाता है, आपने कहा ही इज़ गुड एट सिंगिंग, वह गाने में अच्छा है। ही वॉज गुड एट मैथ, वह गणित में बहुत अच्छा था। तो जब भी किसी चीज़ में कोई कुशल होता है, अच्छा होता है, तब हम इस प्रकार की बात करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज, यार इंपॉर्टेंट फ्रेज में कसम खा के बता रहा हूँ, आपने इंग्लिश को जो इफेक्टिव बनाते हैं, जो जब आपसे कोई बात करता है और उसे लगता है कि यार सामने वाला इंग्लिश में एक अच्छी पकड़ रखता है, तो वो इंपॉर्टेंट फ्रेज, इडियम एंड फ्रेज के कारण ही होता है। जैसे कि आपने अक्सर ये सुना होगा, गलती करना मानवीय है। यार टू एरर इज ह्यूमन, जब भी कोई गलती हमसे हो जाती है तो हम कहते हैं यार इंसान गलतियों का पुतला हो जाता है। भाई इंसान गलतियों का पुतला होता है। अब देखो, टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय है, इसे हम बोल सकते हैं इंसान गलतियों का पुतला होता है, ये भी हम इसे बोल सकते हैं, है ना। गलती करना मनुष्य का परम स्वभाव है, ये भी हम इसे बोल सकते हैं। कहने का मतलब है टू एरर इज ह्यूमन। यार यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन भाव यही आना चाहिए जो भाव मैं बोल रहा हूँ। भाव नहीं बदलना चाहिए। हिंदी बदल जाए इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, स्पोकन इंग्लिश में ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखोगे, चीज़ों का भाव नहीं बदलना चाहिए। हिंदी बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है। टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय है, यानी कि मानवीय गुण है। इंसान गलतियों का पुतला होता है, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। इट इज़ नॉट ए केक वॉक, यह बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ नॉट ए केक वॉक, यह बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ स्लिप ऑफ माई टंग, ये मेरी जबान से फिसल गया। इट इज़ नॉट ए केक वॉक, ये बच्चों का खेल नहीं है। आपका एसएससी में सिलेक्शन हो गया और आपका छोटा भाई भी आपसे कह रहा है कि मैं भी एसएससी में सिलेक्शन लूँगा, मैं भी लूँगा, और वो बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है, तो आपने कहा इट इज़ नॉट ए केक वॉक, ये बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ नॉट ए केक वॉक, ये बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ स्लिप ऑफ माई टंग, आपने किसी को अपनी बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया और वो बहुत ज़्यादा रोने लगा, तो आपने उससे कहा कि भैया प्लीज़ सॉरी, इट इज़ स्लिप ऑफ माई टंग, ये मेरी ज़बान से फिसल गया था। जब भी आप किसी को ऐप शब्द कह देते हो, गाली दे देते हो, और आप ऐसा बोलना नहीं चाहते लेकिन गुस्से में बोल देते हो, तो बाद में जब आप माफ़ी मांगते हो तो ऐसा बोल सकते हो, इट इज़ स्लिप ऑफ माई टंग, यह तो मेरी ज़बान से फिसल गया था। मैंने अभी आपको बैच की शुरुआत की थी और आपने कहा सर हम तो बहुत अच्छे अच्छे रूल हमें पता चल रहे हैं, तो मैंने कहा इट इज़ द टिप ऑफ आइसबर्ग, यह तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता क्या है। इट इज़ द टिप ऑफ आइसबर्ग का मतलब है यह तो ये बहुत बड़े बर्फ़ के चट्टान की अभी तो छोटी सी चोटी आई है, पहाड़ी आई है, अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या। तो इट इज़ द टिप ऑफ आइसबर्ग का मतलब है ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, ये तो आपको सबको ही पता है कि हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, समय एक ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ों का गम हमें भुला देता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। इसे हम बोल सकते हैं समय हर गम भुला देता है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं समय सबसे अच्छा मरहम लगाने वाला होता है। ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अज्जड़ टाइप होता है, यानी कि जो बिल्कुल भी किसी की नहीं मानता, जो अपने ही कॉन्सेप्ट में रहता है, जिसको समझाना बिल्कुल मुश्किल है, उसे बोलते हैं ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक। वह बहुत ज़्यादा, उसे समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ही इज़ हेल एंड हार्टी, वह खूबसूरत और दिलदार है। ऑल ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का।
ही इज़ गुड फॉर नथिंग, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। आपने देखा होगा ऐसे कुछ भैया होते हैं जो बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं करते, पूरा दिन इधर उधर खेलते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। एक क्विक रीजन मैं जल्दी आपको करा देता हूँ। सबसे पहला मैंने आपको रूल बताया था, इट इज़ नो यूज़। इट इज़ नो यूज़ का मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं है, और इसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगेगा। जैसे कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ गोइंग देयर। माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ सेइंग सॉरी। गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ गेटिंग एंग्री। उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू हिम। क्रिकेट खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ प्लेइंग क्रिकेट। उसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ टीचिंग हिम। पार्टी में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ कमिंग टू पार्टी। जब भी आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे होते हो तो गुड एट का प्रयोग करते हो, और इसके बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म लेगी, और ऑब्जेक्ट आएगा तो बिना किसी भी चीज़ का आएगा। जैसे कि आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, क्योंकि इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह से बना। आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। वह क्रिकेट खेलने में अच्छा था, आई वॉज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा था। आई वॉज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा था। वह नाचने में अच्छा है, ही इज़ गुड एट डांसिंग, वह नाचने में अच्छा है। ही इज़ गुड एट डांसिंग, वह नाचने में अच्छा है। वह गाने में अच्छा है, ही इज़ गुड एट सिंगिंग। वह मैथ में अच्छा था, ही वॉज गुड एट मैथ। इंसान गलतियों का पुतला होता है, टू एरर इज वुमेन, यह तो बच्चों का खेल, यह बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ नॉट ए केक वॉक, यह मेरी जबान से फिसल गया। इट इज़ स्लिप ऑफ माई टंग, यह तो अभी शुरुआत है, आगे की देखो होता है क्या। इट इज़ अ टिप ऑफ आइसबर्ग, समय सब गम भुला देता है। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, उसे समझाना मुश्किल है। ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक, वह बहुत लंबा चौड़ा है। ही इज़ हेल एंड हार्टी, ऑल ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। सबसे पहला हमारा रूल है बी प्लस एडजेक्टिव। क्या होता है बी और क्या होता है एडजेक्टिव? सबसे पहले मैं बात करूंगा बी की। बी का मतलब होता है बनो या रहो, बनो या रहो। अब देखो, बनो, बी माने बनो, और या फिर बी माने रहो। कहीं कहीं हम इसका मतलब बनो निकालेंगे, कहीं कहीं हम इसका रहो निकालेंगे। अब एडजेक्टिव क्या हो जाता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता, कोई भी एक ऐसी विशेषता, अच्छा बुरा, लंबा छोटा मोटा, काला गोरा, बुद्धिमान बुद्धू, ये सब विशेषताएं हैं। अच्छी भी विशेषता होती हैं, बुरी भी विशेषता होती हैं। तो आपको सिंपल सा एक रूल याद रखना है, बी प्लस एडजेक्टिव, बी के बाद सीधा एडजेक्टिव लगा देना है। जैसे कि अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि होशियार बनो, आप किसी को बोलना चाहते हैं होशियार बनो, तो आप कह सकते हैं बी स्मार्ट, होशियार बनो। आपका कोई छोटा भाई है, आपने कहा बी वाइज, समझदार बनो। वो कोई बार बार गलती करता है, आपने कहा बी वाइज, समझदार बनो। वो बहुत ज़्यादा डरता है, वो कहता है कि भैया 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 मुझे रात को डायन पकड़ती है, मुझे डायन चुड़ैल पकड़ती है, आपने कहा बी ब्रेव, बहादुर बनो। बी ब्रेव, बहादुर बनो। वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता, हमेशा अपना होमवर्क अपनी दोस्त से करा लेता है, तो आपने कहा बी गुड, बेटा अच्छे बनो। बी गुड, अच्छे बनो। बी माने बनो, गुड माने अच्छे, बी गुड, अच्छे बनो। बी अलर्ट, सावधान रहो। आपने उससे कहा कि भैया आजकल गर्मी का मौसम है, सांप वाप निकलते रहते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहना। बी अलर्ट, सतर्क रहो। बी अलर्ट, सावधान रहो। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जब भी कोई भैया बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी बातें करता है कि यार हमने कुछ नहीं किया, भविष्य में हमारा क्या होगा, हम तो ऐसे ही रह जाएंगे, तो आपने कहा बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो, सकारात्मक रहो। अब देखो, यहाँ पर मैंने बी का मतलब बनो निकाला, यहाँ पर मैंने रहो निकाला। तो कहने का मेरा मतलब है भैया, एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना, इंग्लिश हमेशा सेंस से आती है, हिंदी से नहीं आती। बी स्मार्ट, होशियार रहो और होशियार बनो, मैं दोनों में से कुछ भी बोल दूं, कोई अंतर पड़ा? नहीं पड़ा। भाव में अंतर नहीं पड़ना चाहिए, हिंदी कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तो जहाँ पर आपको उसका रहो सेंस अच्छी लगे, रहो निकाल देना, जहाँ पर बनो लगे, बनो निकालना। बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। बी नेचुरल, बी नेचुरल, स्वाभाविक रहे। बी नेचुरल, स्वाभाविक रहे। देखो, कोई कोई आपने देखा होगा कि थोड़ी सी खुशी मिलने के बाद बिल्कुल खुशी में पागल हो जाता है, थोड़ा सा गम मिलने में गम में पागल हो जाता है। तो आपने कहा भैया बी नेचुरल, स्वाभाविक रहो। बी क्लेवर, चालाक बनो। बी क्लेवर, कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा सीधा है, आप उसे रोज़ एक गुब्बारा दिलाते हो और रोज़ ही 2 लड़कियां उससे गुब्बारा छीन के भाग जाती हैं। आप उसे रोज़ गुब्बारा दिलाते हो, 2 लड़कियां रोज़ उससे गुब्बारा छीन के भाग जाती हैं। आपने उससे कहा भैया बी क्लेवर, चालाक बनो। बी क्लेवर, चालाक बनो। एक बार मैं क्विक रीजन करा देता हूँ। बी का मतलब बनो या रहो, और इसके बाद कोई एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव का मतलब है कोई भी विशेषता, जैसे कि स्मार्ट, होशियार, बुद्धिमान, बहादुर, अच्छा, सतर्क, सकारात्मक, स्वाभाविक, क्लेवर।
बी स्मार्ट होशियार बनो, बी वाइज समझदार बनो, बी ब्रेव बहादुर बनो, बी गुड अच्छे बनो, बी अलर्ट सतर्क रहो, बी पॉजिटिव सकारात्मक रहो, बी नेचुरल स्वाभाविक बनो, बी क्लेवर चालाक बनो। अब देखो, अब सेम वही रूल है। एक मिनट के लिए डोंट भूल जाओ, बी प्लस एडजेक्टिव मैंने आपको ये पढ़ाया, अभी बी प्लस एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया ना आपको। अब इसमें यहीं पे ही देखो, इसमें सिर्फ इस रूल को कैसे पढ़ेंगे हम, मैं थोड़ा सा इजी करके आपको बता देता हूँ इस रूल को हम कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बी के आगे डोंट लगा देना है। बी के आगे क्या लगा देना है आपको? डोंट। बी के आगे आपको क्या लगा देना है? बी के आगे आपको लगा देना है डोंट। बी के आगे आपको लगा देना है डोंट। बी के आगे आपको लगा देना है ये रहा डोंट। अब देखो, यहाँ सब आप यहाँ पे सब आप डोंट मान लेना। यहाँ पर आप क्या मान लोगे? डोंट। बी मान ले बनो, एडजेक्टिव माने जो भी चीज़ है, जैसे कि यहाँ मान लो एडजेक्टिव की जगह गुड है, ठीक है ना। बी गुड अच्छे बनो। अब देखो, डोंट का मतलब होता है मत। डोंट का मतलब क्या होता है? डोंट का मतलब होता है मत। डोंट का मतलब होता है मत। डोंट बी स्मार्ट, होशियार मत बनो। डोंट बी वाइज, समझदार मत बनो। डोंट बी ब्रेव, बहादुर मत बनो। डोंट बी गुड, अच्छे मत बनो। डोंट बी अलर्ट, सकारात्मक मत बनो। डोंट बी पॉजिटिव, सकारात्मक मत बनो। डोंट बी नेचुरल, स्वाभाविक मत बनो। डोंट बी क्लेवर, चालाक मत बनो। अब देखो यहाँ से देखो, अब देखो, जैसे कि कोई एक भैया है और वो बहुत छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता है। उसने कहा कि छोटा भीम की छुटकी से शादी नहीं होगी और वो दुखी हो गया। आपने कहा भैया डोंट बी सैड, दुखी मत हो। डोंट बी बैड, बुरे मत बनो। डोंट बी क्रेजी, पागल मत बनो। कोई एक भैया है जो किसी लड़की को देख के बिल्कुल पागल हो जाता है। आपने कहा उसे डोंट बी क्रेजी, पागल मत बनो। एक आपके कोई रिश्तेदार का बच्चा है और आपके साथ सारे सामान तोड़ता है। उसने आते साथ आपकी एसेसरीज, आपकी लीड तोड़ दी, तो आपने उससे कहा भैया डोंट बी नॉटी, अदरवाइज आई विल किल यू, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डोंट बी हीरो, नायक मत बनो। कोई एक बंदा होता है जो ग्रुप में आके अपनी हीरोपंती दिखाता है और हीरो बनने की कोशिश करता है, तो आपने उससे कहा डोंट बी हीरो, नायक मत बनो। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। जब कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होता है और किसी चीज़ की जिद कर लेता है तो उसे हम बोलते हैं स्टबन। तो आपने एक वाक्य लिखा डोंट बी स्टबन। अब आपको कमेंट सेक्शन में 2 वाक्य, अभी भागना मत, अभी और है क्लास, अभी ये दी क्लास, एक रूल और बताऊंगा, भागना मत। इससे पहले मैं आपको 2 वाक्य देता हूं जो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताने हैं। पहला वाक्य है आपका कि, पहला वाक्य है अच्छे बनो, और दूसरा वाक्य आपका बुरे मत बनो। इन दोनों वाक्यों को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम चलते हैं अगले रूल पे। जो भी इन दोनों को मैंने जोड़ के बनाया है, उन दोनों को कमेंट मैंने जोड़ दिया, तो फिर मैंने ये रूल बनाया है। बी प्लस एडजेक्टिव, बी एडजेक्टिव मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। डोंट बी प्लस एडजेक्टिव भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब देखो, बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। कोई एक बी स्मार्ट, होशियार तो बनो लेकिन ज़्यादा होशियार मत बनो। आपके एक भैया है, छोटा भैया, और वो आपके पास आया, उसने कहा भैया मुझे 500 रुपये दे दो, मुझे किताब लेनी है। आपने उसे दे दिया। वो दोबारा आया कल, उसने कहा भैया मुझे 500 रुपये दे दो, मुझे किताब लेनी है। आपने उसे दे दिया और आपने देखा कि वो भैया अपने दूसरे भैयाओं के साथ घूमता है और आपको पता चल गया। वो तीसरे दिन फिर आया और आपसे कहा भैया किताब लेनी है, 300 रुपये दे दो। और आपने कहा बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। बेटे चालाक तो बन लेकिन ज़्यादा मत बन। इसे ऐसे ही बोल सकते हैं बेटे होशियार तो बन लेकिन ज़्यादा होशियारी मत कर। इसे ऐसे ही बोल सकते हैं बेटा बाप से होशियारी नहीं करते। कहने का मतलब है भाव सेम ही रहेगा, भाव सेम रहना चाहिए। हिंदी बदल के आप बोल सकते हैं, क्योंकि यही तो हमारे भारत की खूबसूरती है। आप देखो, बी ब्रेव बट डोंट बी क्रूअल। यार बहादुर तो बनो लेकिन निर्दयी मत बनो। अब आप बहादुर हो, आप किसी डरते नहीं हो, तो आप कमज़ोरों को थोड़ी मारोगे, मजदूरों को थोड़ी मारोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आप सबसे ज़्यादा नीच हो। तो बी ब्रेव बट डोंट बी क्रूअल। बहादुर तो बनो लेकिन कभी भी क्रूर मत बनो। बी रिच, अमीर बनो बट डोंट बी एरोगेंट। अमीर बनो लेकिन घमंडी मत बनो। बी स्ट्रॉन्ग बट डोंट डू क्वेल। मजबूत तो बनो लेकिन झगड़ा मत करो। बी बोल्ड बट डोंट फाइट। बी बोल्ड बट डोंट फाइट। बी बोल्ड बट डोंट फाइट। साहसी बनो लेकिन झगड़ा मत करो। बी बैड बिकॉज वर्ल्ड इज बैड। बुरे बनो क्योंकि संसार बुरा है। बी ब्रेव एंड स्मार्ट। होशियार और बहादुर बनो। बी गुड एंड इंटेलिजेंट। अच्छे और बुद्धिमान बनो। तो इस प्रकार से आप बी प्लस एडजेक्टिव और डोंट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव को भी बहुत अच्छे से
सुन सकते हो, समझ सकते हो। आपकी क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस प्रकार की बहुत सारी क्लासेस मैंने आपके लिए बनाई रखी हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सो you can check the playlist and you will find everything what you want. So please check the playlist, and if you like my efforts, so please like, subscribe and comment. And it was the class for today. Rest of the thing we will discuss tomorrow. Have a good time. Bye bye. Thank you so much. Good morning to everyone. Myself Dipanshu Verma. I welcome to all in our YouTube channel Ejot English. और आज मैं बात करूंगा 3 ऐसे गोल्डन रूल्स की जिन्हें सीखकर आप तुरंत ही इस 10 से 15 मिनट की क्लास के बाद तुरंत ही फील करोगे कि आप बहुत सारे ऐसे वाक्य जिनको पहले बनाने में आपको दिक्कत आती थी, आपके मुंह से, आपकी जबान से वो खुद निकलेंगे। बस आपको इस क्लास को अंत तक देखते रहना है और आप सीखेंगे बहुत सारे, हजारों, लाखों नए वाक्य बनाना। तो आइए बिना किसी समय को खराब किए सीधे रूल पर चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा रूल है एज एडजेक्टिव प्लस एज। एज क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है और एज क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रूल होता है तुलना के लिए। एज, एडजेक्टिव, एज। अगर आपको ये नहीं पता कि एडजेक्टिव क्या होता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो शब्द किसी नाउन की विशेषता के बारे में बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि विशेषता ऐसे नहीं है कि विशेषता अच्छी होती है। विशेषता का मतलब होता है एक विशेष गुण। विशेषता का मतलब होता है एक विशेष गुण, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। जैसे कि मैं आपसे कहूँ वह बहुत लंबा है, अब वह बहुत लंबा है तो ये एक अलग विशेषता होगी। वह बहुत बुद्धिमान है, ये एक अच्छी विशेषता होगी। वह बहुत काला है, ये भी एक विशेषता हुई। वह बहुत बुरा है, ये भी एक विशेषता हुई। विशेषता को कभी भी आप पॉजिटिव में नहीं रख सकते। विशेषता का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो विशेषता का मतलब होता है कुछ विशेष गुण जो औरों से अलग हो, उसे विशेषता बताते हैं और उसे इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये नाउन की विशेषता के बारे में बताने के लिए काम में आता है। अब ये रूल क्या कहता है, इस रूल में एडजेक्टिव से पहले हम एज लगा देंगे और एडजेक्टिव के बाद भी एज लगा देंगे। जैसे कि रवि इज, रवि है। एज, जैसे। एज का मतलब क्या होता है, जैसे। एज का मतलब क्या होता है, जैसे। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान। एज, देखो एक एज आएगा जैसे के लिए, दूसरा एज आएगा वैसे के लिए। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ, आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहला एज आएगा जैसे के लिए और दूसरा एज आएगा वैसे के लिए। दूसरा एज आएगा वैसे के लिए। अब देखो बहुत ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। रवि इज एज इंटेलिजेंट एज इज टीचर। रवि है इतना बुद्धिमान जितना, ऐसे, जैसे या जितना, उतना। ठीक है, ये अपनी अकॉर्डिंग टू सेंस के हिसाब से हम लगा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में मैं आपको पहले ही एक चीज़ बताई थी कि इंग्लिश कम्स बाय सेंस नॉट अकॉर्डिंग टू हिंदी। इंग्लिश हमेशा सेंस के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि हिंदी के अकॉर्डिंग। क्योंकि हिंदी तो एक सी हो सकती है, लेकिन हमें सेंस से समझना है कि यहाँ पर कैसे लगाएंगे हमेशा। देखो रवि उतना ही बुद्धिमान है। अब देखो इस एस का मतलब उतना, जितना से भी लगा सकते हैं, ऐसे, जैसे से भी लगा सकते हैं। तो अपनी अकॉर्डिंग टू सेंस, जिस प्रकार से आपको बोलने में अच्छा लग रहा है, लेकिन भाव नहीं बदलना चाहिए। अगर भाव बदलेगा तब दिक्कत है। जैसे कि रवि इज एज इंटेलिजेंट एज हिज टीचर। देखो रवि है इतना बुद्धिमान जितना उसके अध्यापक। यू आर एज डिसाइल। डिसाइल एक विशेषता है और डिसाइल का मतलब होता है बहुत ही सरल, सुलझा हुआ, सीधा साधा। जैसे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और वो बहुत ही ज़्यादा गाय टाइप की लड़की है, बहुत ज़्यादा सीधी है, तो आप उसे बोलोगे यू आर, तुम हो, एज, ऐसे, डिजाइल, तुम गाय की तरह सीधी हो। तुम हो इतनी सीधी जितनी गाय। आप देखो आपको सिंपल क्या करना है, आपको सबसे पहले जिससे तुलना करनी है वो ले लेना है नाउन, ठीक है ना। इसके बाद अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आ जाएगी, है ना, इज आर एम आ जाएगी। इसके बाद एज आ जाएगा, इसके बाद एडजेक्टिव आ जाएगा, इसके बाद दोबारा एज आ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिससे तुलना कर रहे हैं। देखो जैसे कि कोई भैया है, आपका दोस्त है, कोई बहुत ही ज़्यादा आपका भैया है, मतलब आपका दोस्त है और वो बहुत ज़्यादा काला है, तो आप उसे बोल सकते हैं ही इज़, वह है, एज इतना काला, ही इज़ वह है, एज इतना काला जितना कुआं, वह कुएं के जितना काला है। अब देखो मैं क्यों कहता हूं कि इंग्लिश हमेशा सेंस के अकॉर्डिंग आएगी, हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, क्योंकि अब देखो इस सेंटेंस को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, ही इज़ एज ब्लैक एज क्रो। वह कुएं जितना काला है। मैं इसे ऐसे ही बोल सकता हूँ, वह इतना काला है जितना काला कुआं, है ना, वह कुएं के जितना काला है। तो कैसे भी बोलो भाव पे फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ हिंदी से कभी मत समझना, भाव से समझना। इंग्लिश हमेशा भाव से ही आएगी। अब देखो
आई एम एज, जैसे कि बिल्कुल ठीक है भाई, बच्चा बहुत मासूम होता है, तो मैंने अपने लिए क्या बनाया, आई एम, मैं हूं, एज, इतना, इनोसेंट, मासूम, जितना, बच्चा, मैं एक बच्चे की जितना मासूम हूं, या फिर मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं मैं बच्चे की तरह निर्दोष हूं, या फिर मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं मैं हूं इतना मासूम जितना एक बच्चा, मैं एक बच्चे की जितना मासूम है, या मैं एक बच्चे की तरह निर्दोष हूं, क्योंकि अर्थ नहीं बदलता तो इसी वजह से हम उसका काम कर रहे हैं। देखो, यू आर, आपका कोई दोस्त है और वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, हमेशा अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में लगा रहता है, बहुत ही ज़्यादा धूर्त है, बहुत ही ज़्यादा चालबाज है, तो आप उसे क्या कहेंगे, यू आर एज क्लेवर एज फॉक्स, तुम लोमड़ी, देखो तुम आर हो एज, इतने, क्लेवर, चालाक, जितने, लोमड़ी, तुम लोमड़ी के जितने चालाक हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो तुम हो इतने चालाक जितनी लोमड़ी होती है, तुम लोमड़ी की तरह चालाक हो, या तुम लोमड़ी जैसे चालाक हो, तुम इतने चालाक हो जितने लोमड़ी, तुम लोमड़ी की तरह चालाक हो, तो कैसे भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है सिर्फ भाव नहीं बदलना चाहिए, भाव सेम है, हिंदी अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आयुषी, आयुषी एक लड़की है जो बहुत ही ज़्यादा सीधी साधारण और एक डिफरेंट टाइप की लड़की है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और उसके गुणों की मैं बता भी नहीं सकता। तो देखो उसकी कंपेयर मैंने किससे गई है, आयुषी इज़ एज सिंपल एज सीता जी, सिंपल क्या हो गया, एडजेक्टिव, आयुषी है एज, इतनी साधारण, एज, जितनी, सीता जी, आयुषी इतनी साधारण है जितनी सीता जी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं आयुषी सीता जी की तरह सरल है, आयुषी सीता जी की तरह सरल है। एक बार और देख लेते हैं, आदि इज जेंटल एज राम जी, आदि कौन है, आदि मैं ही हूं, आदि है एज जेंटल, इतना सज्जन, एज राम जी, आदि इतना सज्जन है जितना राम जी। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सबसे पहले भैया नाउन आएगा, नाउन के बाद इज आर एम आएगी, इज आर या एम आएगा, इसके बाद आपका एज आएगा, इसके बाद आपका एडजेक्टिव आएगा, इसके बाद प्लस एज आएगा, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। जैसे कि एक सेंटेंस आप बताओ, ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे कि तुम तुम सांप की तरह जहरीले हो, तुम सांप की तरह जहरीले हो, इसे आप कैसे बनाओगे, इसे एक बार कमेंट में आपको जरूर बताना है। यू आर एज पॉइजनस एज स्नेक, इस तरह से ये बनेगा। एक बार मैं क्विक रीजन इसका करा देता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और आप इसे अक्सर ऐसा बोलते होंगे। मैं फिर से आपको बताता हूँ, एज का मतलब इतना उतने, इस वाले एज का मतलब इतना, इसका मतलब जितना, कभी कभी इसका इतना इतना जितना इंटरचेंज हो सकते हैं भैया, अकॉर्डिंग टू सेंस आप देख लेंगे। एडजेक्टिव एक शब्द ऐसा जो विशेषता बताता हो, सबसे पहले कोई नाउन लेंगे, उसके बाद फिर इज आर एम लगा देंगे, उसके बाद एज, एडजेक्टिव एज लगा देंगे, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट लगा देंगे जिससे तुलना करने हैं। जैसे कि रवि इज एज इंटेलिजेंट एज हिज टीचर, रवि अपने शिक्षक की तरह बुद्धिमान है। यू आर एज सिंपल एज काउ, यू आर एज डिजाइल एज काउ, तुम गाय की तरह शालीन हो। ही इज एज ब्लैक एज क्रो, वह कौवे जितना काला है। आई एम एज इनोसेंट एज चाइल्ड, मैं बच्चे की तरह मासूम हूँ। यू आर एज क्लेवर एज फॉक्स, तुम लोमड़ी की तरह चालाक हो। आयुषी इज एज सिंपल एज सीता जी, आयुषी सीता जी की तरह सरल है। आदि इज एज जेंटल एज राम जी, आदि राम जी की तरह बहुत ही ज़्यादा सीधा बच्चा है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और सच्चा और सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला एक ऐसा रूल बताऊंगा जिससे आप करोड़ों सेंटेंस बोलते होंगे। मैं अगर कहूँ कि अपनी स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा अगर मैं यूज़ करता हूँ तो इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, कैन कुड, मे माइट, शैल शुड, विल वुड, नीड डेयर, इन्हें मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर आपके ये रूल कवर हो गए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आधी से ज़्यादा इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि रूल बहुत सारे हैं लेकिन जो बार बार प्रयोग में आते हैं वो रूल बहुत कम है, और उन्हीं में से ये वाले रूल हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझना ये 5 रूल, दिस 5 रूल कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली, बिकॉज आफ्टर नोइंग दिस रूल यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। आप इन 5 रूल्स को जानने के बाद बहुत अच्छे से फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब कार्य करना बहुत ज़रूरी हो, आवश्यक हो या ज़रूरी था, तब हम इज आर एम वाज वर का प्रयोग करते हैं और इसके साथ टू लगाते हैं। देखो इज आर एम ये प्रेजेंट के हैं, वाज वर पास्ट के हैं, इनके साथ जब टू लगता है, देखो
आपने बहुत सारे सेंटेंस पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सेंटेंस पूछता हूँ, मुझे मंदिर जाना है। मुझे मंदिर जाना है। मुझे मंदिर जाना है। अगर आपने नीचे की स्लाइड को ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा है तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ 95% बच्चे इस वाक्य को नहीं बना सकते, मुझे मंदिर जाना है। वो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाएंगे। भैया ये ऐसे नहीं बनने का, अब मैं बताता हूँ ये कैसे बनेगा। मुझे घर जाना है, जब कोई काम करना जरूरी हो, आवश्यक हो। एक आता है मजबूरी। मजबूरी के लिए हम हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, हैड टू का प्रयोग करते हैं। ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। लेकिन अभी फिलहाल आप उसे भूल जाओ। जस्ट गेट रीड ऑफ दिस टॉपिक, फोकस ओनली इज, आर, एम, वाज, वर प्लस टू पर। अभी आपको सिर्फ यहाँ पर फोकस रखना है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो मुझे घर जाना है, जैसे कि एक सेंटेंस है, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। आई, अब देखो आई के साथ क्या लगेगा, इस तो नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा। आई एम टू, आई एम टू गो टू होम। आई एम टू गो टू होम, मुझे घर जाना है। आई एम टू गो टू होम, मुझे खेलना है। आई एम टू प्ले, तुम्हें जाना है, यू आर टू गो, तुम्हें आना है, यू आर टू कम। सीता को खेलना है, सीता इज टू प्ले। आयुषी को बात करनी है, आयुषी इज टू टॉक, है ना। आई एम टू गो टू होम, मुझे घर जाना है। आई हैव टू गो टू होम, देखो ये इंटरचेंज होते हैं, कोई कोई इसे हैव टू से ही बना लेता है, लेकिन अभी आप एक डिफ्रेंशिएट, क्योंकि आप एक बिगनर हो, अभी एक थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रखिए, हैज टू, हैव टू को करिए पड़ता है वाले में यूज। हालांकि इंटरचेंज हो जाते हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए, जाना है के लिए आप इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू का प्रयोग करेंगे, और पड़ता है के लिए आप हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो अभी आप इस पर ध्यान दीजिए। देखो मुझे खेलना है, आई एम टू प्ले, मुझे खेलना था, आई वाज टू प्ले, क्योंकि ये अब पास्ट में आ गया। वी आर टू, अब यहाँ वर्क की जगह आर मान लीजिए, यहाँ पर वर्क की जगह आर मान लीजिए। वी आर टू डू होमवर्क, हमें होमवर्क करना है। वी वर टू डू होमवर्क, हमें होमवर्क करना था। अब देखो मैं आपको बहुत सारे वाक्य बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप सिर्फ सुनते रहना। ये रूल आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं। एक वाक्य है जैसे कि मुझे लड़ना था, मुझे लड़ना था। आई वाज टू फाइट, मुझे लड़ना था। मुझे जाना था, आई वाज टू गो, मुझे आना था, आई वाज टू कम। मुझे लड़ना है, आई एम टू फाइट। मुझे बोलना है, आई एम टू स्पीक। मुझे कुछ कहना है, आई एम टू से समथिंग। तो इस प्रकार से आप इस टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू का प्रयोग कर सकते हैं। अभी एक बहुत छोटे में शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, एक बार प्लेलिस्ट आप जाकर देखिए, पूरा सिलेबस, पूरा कंप्लीट बैच मैंने पूरी प्लेलिस्ट में कराया हुआ है, बहुत डीप एंड डिटेल में मैंने बताया है। यहाँ तो सिर्फ मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ, बाकी आप इसकी लॉन्ग वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ऐसे ही यूज ऑफ डू है, जब हम प्रेजेंट के वाक्यों पर दबाव डालकर बोलते हैं तब हम सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों के साथ डू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने अब तक डू का ये वाला प्रयोग शायद मुश्किल ही सीखा होगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो सबसे पहले एक वर्ब लो, सबसे पहले एक वर्ब लो, सबसे पहले एक वर्ब लो, उस वर्ब के आगे अगर डू लगा दोगे, वैसे डू भी एक वर्ब है, लेकिन आप देखो जैसे कि गो है, गो माने जाना, अब यहां पे हमने डू लगा दिया, तो इस समय जब एक वर्ब के आगे डू आ जाए तो समझ लेना इसका मतलब, इस डू का मतलब जरूर से होता है। जरूर क्या होता है? जरूर। जैसे कि आप देखो इधर, डू प्ले फ्री फायर, डू प्ले जरूर खेलना, डू गो जरूर जाना, डू कम जरूर आना, डू टीच जरूर पढ़ाना, डू टेक पिज्जा जरूर पिज्जा खाना, डू स्पीक इंग्लिश जरूर अंग्रेजी बोलना। देखो डू प्ले फ्री फायर, फ्री फायर जरूर खेलना, डू गो टू जिम, जिम जरूर जाना, डू कम इन पार्टी, पार्टी में जरूर आना, डू टीचर उसको जरूर पढ़ाना, डू टेक पिज्जा, पिज्जा जरूर खाना, डू स्पीक इंग्लिश अंग्रेजी जरूर बोलना। जब भी किसी वर्ब से पहले डू आ जाएगा, क्योंकि दो वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आ सकती, लेकिन अगर आ रही हैं तो उस डू का मतलब फिर जरूर से हो जाता है। ना आप उसे हेल्पिंग वर्ब मानना, ना आप उसे मेन वर्ब मानना, उस डू का मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा? सीधा सीधा उस डू का मतलब हो जाएगा जरूर। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि जरूर गाना गाना, तो ये कैसे बनेगा? आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब मोर एग्जांपल डू के वाक्यों में दबाव डालने के लिए, देखो जैसे कि जो काम आप करते हो, लेकिन कोई कह रहा है यार ये काम तो आप करते ही नहीं हो, तो उस वाक्य पे दबाव डालने के लिए भी हम डू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप 1 मिनट के लिए डू को हटा दो, ये सारे सेंटेंस में डू को भूल जाओ। आप देखो, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई टेक क्लास डेली, मैं रोजाना क्लास लेता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई टेक केयर, मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, आई गो टू जिम, मैं जिम जाता हूँ, आई डू वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, आई डू लव यू, मैं तुम्हें प्यार, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। अब देखो
आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। लेकिन आप रोज स्कूल जाते हो और आपके पिताजी ने कहा भाई तू स्कूल क्यों नहीं जाते, आपने कहा मैं स्कूल जाता तो हूं, तो वहां पर जाता तो हूं ये दबाव डालने के लिए आप डू का प्रयोग करेंगे। अब आप रोज क्लासेस लेते हो यहां पर, लेकिन मैंने आपसे कहा भाई तुम रोज क्लासेस क्यों नहीं लेते, तो आपने कहा आई डू टेक क्लासेस डेली, मैं रोज क्लासेस लेता तो हूं। आई डू टेक क्लासेस डेली, मैं रोज क्लासेस लेता तो हूं। आई डू स्पीक इंग्लिश, मैं रोजाना अंग्रेजी बोलता तो हूं। आई डू टेक केयर, मैं ख्याल रखता तो हूं। आई डू गो टू जिम, मैं जिम जाता तो हूं। आई डू हार्ड वर्क, मैं कठिन परिश्रम करता तो हूँ। आई डू लव यू, किसी की गर्लफ्रेंड बोलती है तुम मुझे प्यार नहीं करते, आपने कहा आई डू लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता तो हूँ। आई डू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता तो हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता तो बताया था। बीइंग का मतलब होता है नाते। बीइंग ए गुड डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते। बीइंग ए गुड स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते। बीइंग ए गुड टीचर, एक अच्छा अध्यापक होने के नाते। अब देखो शुड माने चाहिए, मॉडल्स की पूरी क्लास मैंने पढ़ाई है आपको, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, लॉन्ग क्लासेस में पढ़ी हुई है पूरा मॉडल, सारा मॉडल्स एक ही क्लास में कराया हुआ है। बीइंग ए गुड डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते यू शुड हेल्प द पुअर पेशेंट, तुम्हें गरीब जो मरीज हैं उनकी मदद करनी चाहिए। बीइंग ए गुड स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते यू शुड टेक क्लास डेली, तुम्हें रोजाना क्लास लेनी चाहिए। बीइंग ए गुड टीचर, एक अच्छा अध्यापक होने के नाते यू शुड टीच मॉरल एजुकेशन, तुम्हें नैतिक शिक्षा भी पढ़ानी चाहिए। अक्सर आपने एक चीज़ देखी होगी, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको राय देने वाले बहुत सारे लोग होंगे, और दिक्कत ये नहीं है कि लोग बहुत सारे हैं, दिक्कत ये है कि सबकी राय अलग अलग होगी। अब भैया किसकी माने किसकी ना माने, तो इंग्लिश में एक सेंटेंस है मैनी हैड मैनी माइंड्स। अरे भैया किसी की मत मानो, सिर्फ अपनी मानो, जितने मुंह उतनी बात। मैनी हैड मैनी माइंड्स, जितने मुंह उतनी बात। मैनी हैड मैनी माइंड्स, जितने मुंह उतनी बात। डोंट फ्लेटर योरसेल्फ, अपनी तारीफ खुद मत करो। एक भैया है जो अपना आपको बहुत ही सुंदर समझता है, और वो जब भी आपसे मिलता है कहता है कि यार देख मुझे ना लोग इतनी मेरी तारीफ करते हैं, मुझे इतना खूबसूरत बताते हैं, यार मैं इतना खूबसूरत क्यों हूँ। तो आपने कहा डोंट फ्लेटर योरसेल्फ, भैया अपनी तारीफ खुद मत करो। डोंट फ्लेटर योरसेल्फ, अपनी तारीफ खुद मत करो। बाइक इज रिपेयर्ड, बाइक सही कराई जाती है। बाइक इज रिपेयर्ड, इस आरएम के साथ कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो तुरंत समझ जाना है कि ये पैसिव है, पैसिव के सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता। और पैसिव की क्लास मैंने आपको अभी हाल ही में पढ़ाई है, तो उसे जाकर देख लेना। एक ही क्लास में वन शॉट में कंप्लीट पैसिव कराया है, जो भी आपको स्पोकन इंग्लिश में बोलने की जरूरत पड़ेगी, तो एक बार उसे जरूर देख लेना। बाइक इज रिपेयर्ड, बाइक सही कराई जाती है। बाइक वाज रिपेयर्ड, बाइक सही कराई गई। क्लास वुड बी टॉट बिफोर, कक्षा पहले पढ़ाई जाती थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। बीइंग ए गुड डॉक्टर यू शुड हेल्प द पुअर पेशेंट, एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते तुम्हें गरीब मरीजों की मदद करनी चाहिए। बीइंग ए गुड स्टूडेंट यू शुड टेक क्लासेस डेली, एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें रोजाना क्लास लेनी चाहिए। बीइंग ए गुड टीचर यू शुड टीच मॉरल एजुकेशन, एक अच्छा अध्यापक होने के नाते तुम्हें नैतिक शिक्षा भी पढ़ाई जानी चाहिए। मैनी हैड मैनी माइंड, जितने में उतनी बात। डोंट फ्लेटर योरसेल्फ, अपनी तारीफ खुद मत करो। बाइक इज रिपेयर्ड, बाइक सही कराई जाती है। बाइक वाज रिपेयर्ड, बाइक सही कराई गई। क्लास वुड बी टॉट बिफोर, कक्षा पहले पढ़ाई जाती थी। और ये आ गए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज एंड सेंटेंस। देखो यार ये इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि आप इन्हें जितने ध्यान से सुनो उतना ही ज़्यादा आपका बेनिफिट है, क्योंकि आप इनसे हजारों लाखों सेंटेंसेस बना सकते हो और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये एक एक सेंटेंस आप ये मान लो कम से कम 100 वाक्य आपके दिमाग में पैदा करेगा। देखो ही इज बीइंग बीटन, उसको पीटा जा रहा है। ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल, ये तो पैसिव है, मैंने आपको कल कराया था। ही वाज टेकन, उसे ले जाया गया। टू हॉस्पिटल, ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल, उसे अस्पताल ले जाया गया। ही वाज डिक्लेयर्ड डेड, उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। ही वाज किल्ड बाय नाइफ, उसे चाकू से मार दिया गया। माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कभी कभी आप कोई चीज़ देखते हो खाने की और आपके मुंह में एकदम पानी आ जाता है, चूहे बहुत 6G की स्पीड से दौड़ने लगते हैं, तो आप बोलते हैं माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट का मतलब है मेरी तारीफ के लिए धन्यवाद। जब भी आपकी कोई तारीफ करता है, मान लीजिए आप कोई लड़की हैं और आपको कहा कि आप बहुत ही सुंदर लग रही हो, तो आपने कहा थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, कि मेरी तारीफ के लिए धन्यवाद। आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। वांट टू का मतलब होता है चाहता हूँ। वांट टू मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। वांट टू का मतलब होता है चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी एन डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी एन पुलिसमैन, मैं एक पुलिसमैन बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक योर टाइम, मैं तुम्हारा समय लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक
आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रन विद यू, मैं तुम्हारे साथ भागना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लव यू, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीड द बुक, मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय, यहाँ पर बाय नहीं लिखा, आप मान लें आई वॉन्ट टू बाय कार, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। आप देखो वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहता हूँ, और वॉन्ट टू को शॉर्ट में बोलते हैं वाना। वॉन्ट टू को शॉर्ट में बोलते हैं वाना। आई वॉन्ट टू बाय ए कार या फिर आई वाना बाय ए कार। इंग्लिश स्टाइलस की एक क्लास, पूरी क्लास पड़ी हुई है चैनल पर, उस क्लास को ढूंढ कर जरूर पढ़ें। अंग्रेजों की अंग्रेजी हमें क्यों नहीं समझ में आती, उस क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, क्योंकि उसमें इंग्लिश स्टाइलस के बारे में बात की है। वांट टू को वाना बोलते हैं, गोइंग टू को गोना बोलते हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू को गोटा बोलते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा क्यों अंग्रेजों की अंग्रेजी हमें समझ नहीं आती, क्योंकि हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, अंग्रेज बोलेगा आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू टॉक टू यू। वांट टू को वाना बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। तो आई वाना ए कार, मैं एक कार चाहता हूँ। आई वाना ए बाइक, मैं एक बाइक चाहता हूँ, है ना। डोंट बी चाइल्ड, बच्चे मत बनो। जब भी कोई यार बच्चों जैसी हरकत करता है, मान लीजिए आपकी कोई दोस्त है और उसने आपसे कहा कि मुझे ना 10 आइसक्रीम लेनी है, एक आइसक्रीम मुझे खानी है, 9 अपने बैग में लेनी है, तो आपने कहा यार डोंट बी चाइल्ड, इट विल बी मेल्टेड, यह है तो पिघल जाएगी। डोंट बी चाइल्ड, बच्ची मत बनो, जस्ट ग्रो अप, बड़े हो जाओ। आपने एक वाक्य जरूर सुना होगा टाइगर श्रॉफ का, छोटी बच्ची हो क्या, जस्ट ग्रो अप, बड़े हो जाओ। मान लो आपको बचकानी हरकत करते हो तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं यार जस्ट ग्रो अप, अब तो बड़े हो जाओ। वाना गो अब्रोड, वाना का मतलब वांट टू, चाहता हूँ। गो अब्रोड का मतलब है बाहर। वाना तो ऐसे बोल सकते हैं, डू यू वांट टू गो अब्रोड, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो। डू यू वाना, वांट टू को वाना भी बोल सकते हैं। डू यू वाना गो अब्रोड, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो। डू यू वाना बंक, बंक का मतलब आपको पता ही है कि पढ़ाई की जगह से कहीं से जाने से छुट्टी मारना। समवेयर का मतलब होता है कहीं पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू गो समवेयर। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हमें कहाँ जाना है, बस हम कहते हैं कि आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं यार कहीं जाना चाहता हूँ, मेरा दिल अंदर से काँप रहा है, आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ, है ना। न्यूज़ वेंडर, न्यूज़ वेंडर होता है जो जगह जगह जाकर सामान बेचता है, अखबार बेचता है, उसे न्यूज़ वेंडर बोलते हैं। जो जगह जगह जाकर आइसक्रीम बोलता है उसे आइसक्रीम वेंडर बोलते हैं। जो भी जगह जगह जाकर सामान बेचता है, फेरी टाइप करता है, तो उसके आगे वेंडर लग जाता है। कंपनी डज इफेक्ट, संगति का प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आप एक बहुत ही अच्छे भैया हो, लेकिन आपके जो और भैया हैं, भैया से मेरा मतलब आपके जो दोस्त हैं वो बहुत गुंडे टाइप के हैं, क्रिमिनल टाइप के हैं, तो भाई साहब आप भी गुंडे ही बन जाओगे एक दिन, क्योंकि कंपनी डज इफेक्ट, संगति का असर पड़ता है। कंपनी डज इफेक्ट का मतलब है संगति का असर पड़ता है, तभी तो कहते हैं कंपनी डज इफेक्ट, संगति का असर पड़ता है। वाना बी ऑनलाइन, वाना, वांट टू का मतलब वाना, बी अलोन, आई वाना बी अलोन, मैं अकेला होना चाहता हूँ। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा लाइफ से डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आप बोलते हैं आई वाना बी अलोन, मैं अकेला होना चाहता हूँ। आई वाना बी अलोन, मैं अकेला होना चाहता हूँ। वाना गो, आई वाना गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वाना गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। आई वाना गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वाना गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। आई हैव ग्रोन अप, जब आपसे किसी ने कहा यार बच्चे मत बनो, तो आपने कहा आई हैव ग्रोन अप, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। आई हैव ग्रोन अप, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। यू आर लुकिंग स्मार्ट, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो। यू आर पुटिंग ऑन सम वेट, तुम दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे हो। पुटिंग सम वेट का मतलब है तुम्हारा दिन प्रतिदिन वजन बढ़ रहा है। यू आर गेटिंग सम वेट, ऐसे ही पुटिंग भी बोल सकते हैं, गेटिंग भी बोल सकते हैं, तुम्हारा दिन प्रतिदिन वजन बढ़ रहा है। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मौके का फ़ायदा उठाता हूँ, मैंने पहले ही बताया था। जब भी आप, यानी कि आप कोई भी चीज़ अनाड़ीपन से नहीं करते, तो आपने कहा आई प्ले माई कार्ड्स राइट, यार मैं सही मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। द बॉल इज़ इन योर कॉर्ट, द बॉल इज़ इन योर कॉर्ट, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जब कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना, मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, वो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप उससे पैसे मांग रहे हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। उसने कहा कि तू मुझे मारेगा क्या, मारेगा तू मुझे, तो आपने कहा द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, अब भाई साहब सब कुछ आपके हाथ में है ना। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट का मान लीजिए, चलो यार मैं आपको एक सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, है ना, ज़्यादा खुश मत होना। मान लीजिए आपकी कोई एक बंदी है, ठीक है ना, आपने उससे प्रपोज़ करा, दोस्ती के लिए कहा, और उसने मना कर दिया। शाम को उसने कहा कि चलो ठीक है मैं दोस्त हूँ आपकी। आप बहुत खुश हो गए, रात बहुत अच्छे से गुजरी आपकी। सुबह उसने कहा लेट्स ब्रेकअप, चलो सब कुछ ख़त्म करते हैं। आप रोए पूरे दिन, शाम को उसका कॉल आया, यार मुझे रियलाइज़ हुआ
आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मेरे शब्दों को वापस लेती हूँ। एंड आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं अपने शब्द देती हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। वी विल बी इन रिलेशन टुगेदर, हम एक साथ दोबारा से रिश्ते में आएंगे। तो आप खुश हुए? अगले दिन उसने फिर ये कहा कि यार मैंने तुमसे ज़्यादा बदतमीज कोई लड़का नहीं देखा, लेट्स ओवर एवरीथिंग, सब कुछ ख़त्म करते हैं। तो आपने कहा, फिर वो शाम को आपके पास आई, उसने बताया कि आप बताओ मुझसे दोस्ती करनी है नहीं? आपने उससे कहा द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, यार सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो कर लो, चाहो तो मत करो। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, मैं तुझसे अपना पीछा छुड़ा लूँगा। लड़की ने फिर भी उससे कहा, मैं गर्लफ्रेंड तो बंदी हूँ तेरी, लेकिन यदि तूने कोई बदतमीजी की, आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, तो मैं तुझसे अपना पीछा छुड़ा लूँगी। आई हैव बटरफ्लाई इन माई स्टमक, आई हैव बटरफ्लाई इन माई स्टमक, जब भी किसी चीज़ से घबराहट से आपके पेट में धुक धुक सी होती है, आपको कहीं जाने से डर लगता है, तो ऐसा वाक्य बोलते हैं, आई हैव बटरफ्लाई इन माई स्टमक। जब भी कोई बच्चे पहली बार अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति को, सोलमेट को कुछ कहने जाते हैं, तो उनके दिल में ऐसे ही होता है, आई हैव बटर, वो बहुत डरते हैं सामने जाने से। आई हैव बटरफ्लाई इन माई स्टमक, मेरे पेट में धुक धुक सी हो रही है। मैं तो देख के भाग आया था, मैं तो उसे देख के भाग आया था, और मैंने आके बोला था, मैं एक बंदी को बात करने के लिए गया, मैं उससे बात कुछ करना चाहता था, वो सामने से आ रही थी, और जैसे जैसे वो आ रही थी, मैं कसम में मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी, मुझे ऐसे डर लग रहा था एक साथ 23,000 देशों की फोर्स आ रही है और मुझे गोलियों से भून देगी। तो मैंने अपने आप बोला वो सेंटेंस, आई हैव बटरफ्लाई इन माई स्टमक, मेरे पेट में धुक धुक सी हो रही है। और जैसे जैसे वो मेरे पास आई, लगभग 20 मीटर जब वो मेरे पास थी, 10 मीटर आई, तो मैं उसे देख के फिर भाग गया, कुछ नहीं मैंने उससे कहा। ही डज नॉट वॉन्ट टू गो बट आई वाना गो, वह जाना नहीं चाहता लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। वांट टू ये रहा, वांट टू ये रहा, और वाना ये रहा। वांट टू की ही छोटी फॉर्म है वाना। ही डज नॉट वांट टू गो, वह जाना नहीं चाहता, बट आई वांट टू गो, आई वाना गो, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। ये कुछ बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, इन्हें भी आप एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या है। मिशन का मतलब होता है मिस्त्री, करप्ट का मतलब बेईमान, प्राउड का मतलब घमंडी, स्नोबिश जो घमंडी तो हो साथ साथ में गुरूर भी रखता हो बहुत ज़्यादा। इरिटेट का मतलब होता है चिड़चिड़ा, कोई व्यक्ति आपने देखा ही होगा यार, उससे कुछ भी बात करो बहुत ज़्यादा बदतमीजी का ही, आपने उससे कहा यार चल दावत पे चलते हैं, उसने कहा मैं क्यों जाऊँ। आपने उससे कहा यार चल आज ना मेला देखने चलते हैं, उसने कहा मेले में क्या मिलेगा। आपने उससे कहा अरे यार उस लड़की से बात करते हैं, उसने कहा मैं क्यों करूँ तू कर। तो इस तरह से वो व्यक्ति क्या होता है, चिड़चिड़ा। क्लमजी होता है जिसे किसी भी बात का मैनर्स नहीं होता, जो बिल्कुल बेढंगा होता है, जो मान लो कोई भी चीज़ खाना भी खाएगा तो ऐसे खाएगा कि आपको खुद भी बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा, बेवकूफ़, जिसे किसी भी चीज़ का मैनर्स ना हो। नर्वस का मतलब होता है घबराया हुआ, नर्वस का मतलब क्या होता है, घबराया हुआ। अनवेल का मतलब होता है बीमार। आपने मुझसे पूछा यार सर क्यों नहीं आए थे, आपने कहा आई वॉज अनवेल यस्टरडे दैट इज़ वाई आई कुडंट टेक माई क्लास बट आई विल टेक क्लास नाउ प्रॉपरली। मैं कल बीमार था इसलिए क्लास नहीं ले सका, अब मैं रोजाना क्लास आपकी लूँगा। ड्रॉप आउट का मतलब होता है बीच में पढ़ाई छोड़ देता है। आपने सुना होगा कि यार वो ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट है। अरे भैया कौन है ड्रॉप आउट, मैं हूँ ड्रॉप आउट, मैंने पढ़ाई पूरी नहीं करी अपनी, बीच में छोड़ दी थी, ठीक है ना। BCA करना चाह रहा था, BCA करनी नहीं थी, कंडीशन कुछ ऐसी बन गई, स्कूल छोड़ना पड़ा, है ना। कुछ भैया और बहनें लड़ने लगी थी आपस में, हम वहाँ सुलझवाने चले गए थे मामले को, तो हमारा ये बहने हो गए, है ना। फुटलूज का मतलब होता है घुमक्कड़, जो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है पैदल। लेजी बोन्स का मतलब है सुस्त हड्डी, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुस्त टाइप का लगता है व्यक्ति, उसे हम बोलते हैं सुस्त हड्डी। मैसन का मतलब मिस्त्री, जो ये घर वर बनाते हैं इसमें लगते हैं मिस्त्री। करप्ट का मतलब बेईमान, प्राउड का मतलब घमंडी, समझ ही सकते हो, जो अपनी किसी भी चीज़ पर, अमीरी पे घमंड करे, सुंदरता पर, किसी भी चीज़ पर घमंड करे। स्नोबिश, घमंडी तो गर्व तो करता ही करता है लेकिन सामने वाले को नीचा भी दिखाता है, ऐसा होता है स्नोबिश। इरिटेट मैंने बताया आपको, चिड़चिड़ा। क्लमजी का मतलब जिससे किसी भी चीज़ का ढंग ना हो। नर्वस का मतलब घबराया हुआ। अनवेल का मतलब बीमार। ड्रॉप आउट बीच में पढ़ाई छोड़ने वाला। फुटलूज घुमक्कड़। लेजी बोन सुस्त हड्डी। अभी 2 मिनट बने रहना क्लास में, एक बार सारा क्विक रिवीजन करा देता हूँ जल्दी से, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है भैया पढ़ाई की वीडियो को ना थोड़ा सा मन लगा के देखा करो। ये पूरा बैच चला रखा है आपके लिए, 60 दिन का है,
आप ऐसे ही मत छोड़ो, पूरा बैच कराऊंगा और गारंटी लेता हूँ आपको इंग्लिश में कहीं और से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप इसे ध्यान से पढ़ते रहो। आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूँ। डोंट टेक इट टू हार्ट, यार इसे दिल पर मत लो। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं आपको अपने शब्द देता हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं मेरे शब्दों पर अड़ा रहूँगा। डोंट बैक आउट विद योर प्रॉमिस, अपने वादे से मुकरना मत। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, जहाँ चाहा वहाँ रहा। वेयर देर इज़ यू देर इज़ प्रॉब्लम, जहाँ भी तुम होंगे वहाँ परेशानी होगी। वेयर देर इज़ ए एजुकेटेड वुमेन देर इज़ मैनर्स, जहाँ पर भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वहाँ पर जो है सभ्यता होगी। वेयर देर इज़ ए क्रिमिनल देर इज़ क्राइम, जहाँ पर भी अपराध होगा वहाँ पर अपराधी भी होगा। डू गुड एंड गेट बेस्ट, अच्छा करो और सबसे अच्छा पाओ। डू बैड एंड गेट सेम, बुरा करो और पाप पाओ। बी नेचुरल एंड गेट सक्सेस, स्वाभाविक रहो और सफलता प्राप्त करो। डोंट बी लेजी, बी एक्टिव, बहुत ज़्यादा आलसी मत बनो, सक्रिय रहो। बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, स्मार्ट बनो लेकिन ओवर स्मार्ट मत बनो। बी ब्रेव बट डोंट बी क्रूअल, बहादुर बनो लेकिन क्रूर मत बनो। बी रिच बट डोंट बी एरोगेंट, अमीर बनो लेकिन अहंकारी मत बनो। बी स्ट्रॉन्ग बट डोंट डू क्रूअल, मजबूत बनो लेकिन झगड़ा मत करो। बी बोल्ड बट डोंट फाइट, मजबूत हो लेकिन लड़ाई मत करो। डू बी बैड बिकॉज वर्ल्ड इज बैड, बुरे बनो क्योंकि संसार बुरा है। बी ब्रेव एंड बी स्मार्ट, बहादुर और होशियार बनो। बी गुड एंड इंटेलिजेंट, अच्छे और बुद्धिमान बनो। आई प्ले सेफ, मैं खतरा मोल नहीं लेता। आई गो टू लीव, मैंने राहत की सांस ली। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, मैं तुमसे अपना पीछा छुड़ा लूँगा। बीइंग ए गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की होने के नाते। बीइंग ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का होने के नाते। बीइंग ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते। बीइंग ए गुड लीडर, एक अच्छा नेता होने के नाते। बीइंग ए गुड स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते। डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। आई एम कंपेल, मैं मजबूर हूँ। इट इज़ माई कंपल्सन, है मेरी मजबूरी है। व्हाट इज़ योर कंपल्सन, आपकी मजबूरी क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। यू आर टेकिंग गेन माई कंपल्सन, तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। आई नो यू आर कंपेल्ड, मैं जानता हूँ तुम मजबूर हो। यूज ऑफ गेट, टी इज़ गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है। टी हैज़ गॉट कोल्ड, चाय ठंडी हो गई है। वेयर डिड यू गेट लॉस्ट, तुम कहाँ खो गए थे। वेयर डिड डोंट गेट लॉस्ट वाइल टॉकिंग, बात करते समय खोया मत करो। यू आर गेटिंग फैट डे बाई डे, आप दिन पर दिन मोटे हो रहे हो। शी हैज़ गॉट बिकम केयरलेस, वह बेपरवाह हो गई है। यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आई एम गेटिंग सीरियस डे बाई डे, मैं दिन पर दिन गंभीर होता जा रहा हूँ। टू एरर इज वुमन, इंसान गलतियों का पुतला है। इट इज़ नॉट ए केक, वो क्या है, बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ स्लिप ऑफ माई टंग, ये मेरी जुबान से फिसल गया। इट इज़ ए टिप ऑफ आइसबर्ग, यह है तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, समय सबसे अच्छा गम भुलाने वाला होता है। ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक, उसे समझाना मुश्किल है। ही इज़ हेल एंड आर्टिफ, वह बहुत लंबा चौड़ा है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। ही इज़ वर्ज ऑफ द डेथ, वह मरने की कगार पर है। ही इज़ अबाउट टू डू, वह मरने वाला है। ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं रहा। ही हैज़ गॉन टू सी हिज मेकर, वह अपने बनाने वाले को देखने चला गया। मे हिज सोल रेस्ट इन द पीस, भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले। ही हैज़ गॉन फॉर एवर, वैसे हमेशा हमेशा के लिए चला गया। ही हैड ए गुड सोल, वह एक अच्छी आत्मा थी। मैन डाइज बट मेमोरीज इज इमॉर्टल, आदमी मर जाता है लेकिन यादें अमर रहती हैं। डिड यू स्किप एनी क्लास, क्या तुमने कभी कोई क्लास छोड़ी। आई स्किप एनी क्लास, मैंने कोई क्लास छोड़ी। आई डिड नॉट स्किप एनी क्लास, मैंने कोई क्लास नहीं छोड़ी। आई स्किप माई ब्रेकफास्ट फॉर सम टाइम, मैं कभी कभी के लिए अपना ब्रेकफास्ट छोड़ देता था। तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी आयु क्या है। व्हाट इज़ योर, तुम्हारी माता जी की आयु क्या है। डिड यू डू योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया। सॉरी आई कुड नॉट डू होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य नहीं कर सका। कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग इजोटी एजुकेशन, क्या तुम इजोटी एजुकेशन को ज्वाइन करने से पहले अंग्रेजी बोल सकते थे। बीइंग ए गुड डॉक्टर यू शुड हेल्प द पुअर पेशेंट, एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते तुम्हें गरीब मरीजों की मदद करनी चाहिए। बीइंग ए गुड स्टूडेंट यू शुड टेक क्लास डेली, तुम्हें एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते रोजाना क्लास लेनी चाहिए। बीइंग ए गुड टीचर यू शुड टीच मॉरल एजुकेशन, एक अच्छा अध्यापक होने के नाते तुम्हें नैतिक शिक्षा भी पढ़ानी जानी चाहिए। मैनी हैड मैनी माइंड, जितने में उतनी बात। डोंट फ्लैटर योर सेल्फ, तारीफ खुद मत करो। बाइक इज़ रिपेयर्ड, बाइक सही कराई जाती है। बाइक वाज रिपेयर्ड, बाइक को सही कराया गया। क्लास वुड बी टॉट बिफोर, कक्षा पहले पढ़ाई जाती थी। ही इज़ बीइंग बिटन, उसे पीटा जा रहा है। ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। ही वॉज डिक्लेयर डेड, उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। ही वॉज किल्ड बाई नाइफ, उसे चाकू से मार दिया गया। माई माउथ इज़ वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, मेरी तारीफ के लिए धन्यवाद। आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ए कार, मैं एक कार चाहता हूँ। आई वॉन्ट ए कार, आई वॉन्ट अ बाइक, मैं एक कार चाहता हूँ, मैं एक बाइक चाहता हूँ। डोंट बी चाइल्ड, यार बच्चे मत बनो। जस्ट ग्रो अप, बड़े हो जाओ। वाना गो अब्रोड, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। वाना बंक, मैं छुट्टी मारना चाहता हूँ। समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। न्यूज़ वेंडर, जो जगह जगह जाकर अखबार बेचता है। आइसक्रीम वेंडर, जो जगह जगह जाकर आइसक्रीम बेचता है। कंपनी डज इफेक्ट, संगति का असर पड़ता है। वाना बी अलोन, मैं अकेला होना चाहता हूँ। आई वाना गो, मैं जाना चाहता हूँ समवेयर कहीं।
आई हैव ग्रोन अप, मैं बड़ा हो गया हूँ। यू आर लुकिंग स्मार्ट, तुम अच्छे दिख रहे हो। यू आर पुटिंग ऑन सम वेट, तुम कुछ वेट प्राप्त कर रहे हो, मोटे हो रहे हो। यू आर गेटिंग सम वेट, तुम्हें कुछ यानी कि तुम मोटे हो रहे हो। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मेरे मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। द बॉल इज इन योर कोर्ट, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, मैं तुम सब पीछा छुड़ा लूँगा। आई हैव बटरफ्लाई माई स्टमक, मेरे पेट में धुक धुक सी हो रही है। ही डजंट वांट टू गो बट आई वांट टू गो, वह नहीं जाना चाहता लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। मैसन मिस्त्री, करप्ट, बेईमान, प्राउड, घमंडी, स्नोबिश, घमंडी और दूसरों को नीचा दिखाने वाला। इरिटेबल, चिड़चिड़ा, क्लमजी, बेवकूफ़, बेढंगा, नर्वस, घबराया हुआ, अनवेल, बीमार, ड्रॉप आउट, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाला, फुलटूस, घुमक्कड़, लेजीबन, सुस्त, हड्डी। सो आज की क्लास को मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करके, और अगर आप सच्चे में इंग्लिश बोलना चाहते हो तो देखो, जितना एफर्ट मैं लगा रहा हूँ आपको भी लगाना है। और क्या लगाना है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस को सुनना है और बाकी मेरी जिम्मेदारी है सारी। सो आज की क्लास को सिर्फ यहीं रखते हैं। इट वाज द क्लास फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस टुमारो। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक माई एफर्ट, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सबसे पहले चलते हैं इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस पर। जब भी आप किसी को कुछ बात कह देते हो और उससे वो बहुत बुरी लग जाती है और आपको भी ऐसा लगता है यार ये मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, तो आप बोलते हो आई टेक माई वर्ड्स बैक, यार मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। जब भी आप किसी का दिल दुखा दो और आपको लगे यार ये बात करनी नहीं चाहिए, तो आप कहते हो आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूं। इसके बाद डोंट टेक इट टू हार्ट, आप और ज़्यादा उसे अच्छा फील कराने के लिए कहते हो डोंट टेक इट टू हार्ट, यार इसे दिल पर मत लो। डोंट टेक इट टू हार्ट, यार इसे दिल पर मत लो। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। कभी कभी आप किससे मजाक करते हो, मजाक में बहुत अपने दिल पर ले लेता है, तो आप तीनों सेंटेंस को मिला के ऐसे बोल सकते हो आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। डोंट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पर मत लो यार। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं केवल मजाक कर रहा था। आई गिव यू माई वर्ड्स, आप उसको और ज़्यादा अच्छा फील कराने के लिए आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं आपको अपने शब्द देता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें अपने शब्द देता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। जैसे आपने उसका दिल दुखाया है और वो गुस्सा हो गई है, आपने कहा आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूँ। डोंट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पर मत लो। आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं आपको अपने शब्द देता हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। वो कह रही है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम बार बार ऐसा करते हो। आपने कहा आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं मेरे शब्दों पर अड़ा रहूंगा, मैं मेरे शब्दों पर कायम रहूंगा, मैं मेरी बात पर अड़ा रहूंगा। और आपने कहा डोंट बैक, उसने कहा ठीक है मैं मान जाती हूं, लेकिन डोंट बैक आउट विद योर प्रॉमिस, लेकिन अब अपने वादे से मुकरना मत, लेकिन अब अपने वादे से पीछे मत हटना, लेकिन अब अपने वादे से वापसी मत करना। अब ये सारे सेंटेंस को एक साथ मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से बोलने हैं। मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है और वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है क्योंकि आपने उसे मोटा मोटी कह दिया था, तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा, अब आप उसे मनाने का प्रयास कर रहे हो, तो आप देखो कैसे बोलेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूँ। डोंट टेक इट टू हार्ट, यार इसे दिल पर मत लो। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं आपको अपने शब्द देता हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं मेरे शब्दों पर कायम रहूंगा। डोंट बैक आउट विद योर प्रॉमिस, अपने वादे से मुकरना मत। तो इस तरह से गारंटी से बता रहा हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इतने में तो मान ही जाएगा, उसे मानना ही पड़ेगा। आप देखो कॉमन फ्रेज बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और जब भी आप अपनी स्पीकिंग में कॉमन फ्रेजेस का यूज़ करते हो तो आपकी जो भाषा है ना एक अलग ही इफेक्ट देती है, क्योंकि फिर ऐसा फील होता है सामने वाले को कि आप ना इस भाषा को थोड़ा अच्छे से जानते हो। तो क्या है, आपने अक्सर ऐसा सुना होगा जहाँ चाहे होती है ना वहाँ राहें भी मिल ही जाती हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। विल का मतलब है इच्छा शक्ति, हेल्पिंग वर्ब वाला भी विल है ना, लेकिन ये विल का मतलब है इच्छा शक्ति। जब भी बोलते हैं विल पावर इच्छा शक्ति। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाहा वहां रहा। वेयर देयर इज यू देयर इज प्रॉब्लम, जहां आप हैं वहां समस्या होगी ही होगी। वेयर देयर इज क्राइम देयर इज क्रिमिनल, जहां पर अपराध वहां पर अपराधी। वेयर देयर इज एजुकेटेड वुमेन देयर इज मैनर, जहां कहीं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वहां सभ्यता तो होगी। वेयर देयर इज क्रिमिनल देयर इज क्राइम, जहां पर अपराध वहां पर अपराधी। और आप ऐसे भी बोल सकते हो वेयर देयर इज अ गर्ल देयर इज अ बॉय, जहां पर लड़की वहां पर लड़का। डू गुड एंड गेट बेस्ट, डू गुड एंड गेट बेस्ट,
अच्छा करो और सबसे अच्छा पाओ। जब आप अच्छा करते हो ना तो बेस्ट आपको प्रकृति खुद ही देती है। तो आप सिर्फ अच्छा करने के बारे में सोचो। डू बैड गेट सिन, लेकिन जब आप बुरा करते हो ना तो पाप भी लगता है। मैंने एक लड़की से कहा था कि भगवान करे तुम्हें पाप लगे। उस लड़की ने मुझसे कहा था कि यार मुझे आप कोई भी श्राप दे दो लेकिन मुझे ना पाप नहीं लगना चाहिए। डोंट डू बैड, तो मैंने उससे कहा डोंट डू बैड, बुरा मत करो, यू विल नॉट गेट सिन, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। बी नेचुरल एंड गेट सक्सेस, भाई साहब प्राकृतिक रहो, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मेंटली स्ट्रांग रहो, थिंकिंग अपनी हाई रखो, लिविंग बिल्कुल सिंपल रहो। इसका मतलब ये है बी नेचुरल एंड गेट सक्सेस, स्वाभाविक रहो और सफलता प्राप्त करो। डोंट बी लेजी, बी एक्टिव, आलसी मत बनो, सक्रिय रहो, आलसी मत बनो, सक्रिय रहो। बी और एडजेक्टिव और डोंट बी, मैं आपको बहुत डीप एंड डिटेल में ये रूल पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको इनके मिक्स सेंटेंस बना के लाया हूं। आपको ये कैसे बोलने हैं। बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, भाई साहब होशियार तो बनो लेकिन ज़्यादा होशियार मत बनो। आपके एक दोस्त ने आपसे कहा यार मुझे पैसे दे दो, आपने उसे दे दिए, फिर वो अगले दिन आया, उसने कहा पैसे दे दो, आपने उसे पैसे दे दिया, आप वो फिर आया, उसने कहा पैसे दे दो, आपने कहा काम क्यों नहीं करता, उसने कहा यार पैर में चोट लगी है, वो फिर आया, एक महीने तक वो आता रहा। एक महीने बाद आपने कहा बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, चालाक तो बनो लेकिन ज़्यादा चालाक मत बनो। बी ब्रेव, बहादुर बनो बट डोंट बी क्रूअल, बहादुर तो बनो लेकिन क्रूर मत बनो। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर दम है, जान है, शक्ति है तो आप खामोखाई किसी को परेशान कर रहे हो, वो नीचता है, ठीक है ना। तो बहादुर बनो लेकिन क्रूअल निर्दयी मत बनो। बी रिच एंड डोंट बी एरोगेंट, अमीर बनो लेकिन घमंडी मत बनो, अहंकारी मत बनो। अहंकार इस हिसाब से मारता है भाई साहब, किसी को नहीं छोड़ता, अहंकारी मत बनना कभी भी। बी स्ट्रॉन्ग बट डोंट टू क्रूएल, मजबूत बनो लेकिन झगड़ा मत करो। बी बोल्ड बट डोंट फाइट, साहसी बनो लेकिन लड़ाई मत करो। बी बैड बिकॉज वर्ल्ड इज बैड, बुरे बनो क्योंकि संसार बुरा है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, ये सिर्फ स्टेटमेंट है, कभी कभी हम बोलते हैं यार बुरे बनो ये संसार बुरा है। बी बैड बिकॉज वर्ल्ड इज बैड। बी ब्रेव एंड स्मार्ट, बहादुर और होशियार बनो। बी गुड एंड इंटेलिजेंट, अच्छे और बुद्धिमान बनो। अब मैं बता देता हूँ बी का रोल क्या है भैया, मैं हल्का सा बता देता हूँ, बाकी क्लास आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लेना। डोंट बी, ये दो रूल हैं। बी का मतलब होता है बनो या रहो, डोंट बी का मतलब होता है मत बनो या मत रहो। बी पॉजिटिव सकारात्मक रहो, बी ब्रेव बहादुर रहो, बी गुड अच्छे रहो, बी बैड बुरे बनो। तो इस तरह से बी नेगेटिव डोंट बी नेगेटिव, नकारात्मक मत बनो। तो ये बी और डोंट बी की पर्टिकुलर क्लास है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप, वहाँ से भी इन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये यहाँ पर मैंने आपको करा दी है। इंपॉर्टेंट फ्रेज, यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेज हैं, ठीक है ना। क्या है, आई प्ले सेफ। आई प्ले सेफ का मतलब है मैं खतरा मोल नहीं लेता। आपके एक दोस्त ने आपसे कहा कि भाई चल पुलिस थाने में चोरी करने चलते हैं, आपने उससे कहा यार मैं खतरा मोल नहीं लेता, आई प्ले सेफ, यानी कि मैं सुरक्षित खेलता हूं, मैं खतरा मोल नहीं लेता। अब कुछ भैया कहेंगे कि सर मैं खतरा मोल नहीं लेता, इसकी हिंदी ये कैसे बन गई। मेरे भैया मैं इंग्लिश में एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ, इंग्लिश को हमेशा हिंदी से कभी नहीं सीखी जाती है, सेंस से सीखी जाती है। सेंस क्या, मैं सुरक्षा से खेलता हूँ या मैं खतरा मोल नहीं देता, भाव इस चीज़ का एक ही है, तो भाव से समझो। आई गोट रिलीफ का मतलब होता है जब किसी आप प्रॉब्लम में होते हैं और एट द एंड आपको शांति मिल जाती है, आप उस प्रॉब्लम से बच जाते हो, उसके बाद जो स्टेटमेंट बोलता है वो स्टेटमेंट यही है, क्या है, आई गोट रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली। आई गोट रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। आई प्ले माई कार्ड्स, मैं खेलता हूँ अपने शब्दों से सही, यानी कि मैं अनाड़ी नहीं हूँ, मैं अब मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। आप देखो, आई प्ले सेफ, मैं खतरा मोल नहीं लेता। आई गोट रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली। आई प्ले माई कार्ड राइट, मैं मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, जो दोस्त आपको कह रहा था कि भाई चल चलते हैं पुलिस थाने में चोरी करनी है, आपने उससे मना करा था कि भाई मैं खतरा मोल नहीं लेता, आई प्ले सेफ, उसने कहा यार चल तू मेरे विश्वास पे चल, तो भाई अपना मैं पुलिस को भी जान से मार दूंगा अगर वो पुलिस आई, तो आपने कहा लेकिन अगर पुलिस ने हमें पकड़ा तो आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, मैं तुझसे अपना पीछा छुड़ा लूंगा। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, मैं तुझसे अपना पीछा छुड़ा लूंगा। एक बार फिर से देख लेते हैं।
आई प्ले सेफ, मैं खतरा मोल नहीं लेता। आई गॉट रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मौके का फायदा उठाता हूँ। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, मैं तुझसे अपना पीछा छुड़ा लूंगा। बीइंग ए गुड गर्ल, बीइंग का क्या मतलब है आज पढ़ेंगे हम। बीइंग, BEING, बीइंग का मतलब होता है नाते, नाते। जैसे कि बीइंग ए गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की होने के नाते। बीइंग ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का होने के नाते। इस तरह से तो बहुत सारी आपको बातें बताई जाती होंगी कि भैया अच्छे लड़के होने के नाते, अच्छी लड़की होने के नाते। तो अच्छा लड़का होने के नाते, अच्छी लड़की होने के नाते, अच्छा डॉक्टर होने के नाते, अच्छा लीडर होने के नाते, अच्छा स्टूडेंट होने के नाते। जैसे कि बीइंग ए गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की होने के नाते। यू शुड गो टू स्कूल डेली, तुम्हें स्कूल रोजाना जाना चाहिए। बीइंग ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का होने के नाते तुम्हें यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बीइंग ए डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते यू शुड क्योर द पुअर पीपल, तुम्हें गरीबों का भी इलाज करना चाहिए। बीइंग ए गुड लीडर, यू शुड लीड द कंट्री, तुम्हें देश को नेतृत्व करना चाहिए। बीइंग ए गुड स्टूडेंट, यू शुड टेक क्लासेस डेली, तुम्हें रोजाना क्लासेस लेनी चाहिए। तो बीइंग का मतलब होता है नाते। डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। आई एम कंपेल्ड, मैं मजबूर हूं। देखो कंपेल, कंपेल एक वर्ब है, कंपेल एक वर्ब है और इस वर्ब को कंपल्सन एक नाउन है। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। क्या होता है कंपल्सन का मतलब? मजबूरी, मजदूरी नहीं। अरे भैया मजबूरी, मजदूरी नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हैं मजदूरी, मजबूरी। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। अब देखो, डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। आई एम कंपेल्ड, मैं पहले से ही मजबूर हूं। इट इज माई कंपल्सन, यह मेरी मजबूरी है। व्हाट इज योर कंपल्सन, तुम्हारी की मजबूरी क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। यू आर टेकिंग गेन माई कंपल्सन, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। आई नो यू आर कंपेल्ड, मुझे पता है आप मजबूर हैं। डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। आई एम कंपेल्ड, मैं मजबूर हूं। इट इज माई कंपल्सन, यह मेरी मजबूरी है। व्हाट इज योर कंपल्सन, तुम्हारी मजबूरी क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, यार मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। यू आर टेकिंग गेन, गेन का मतलब होता है लाभ, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। आई नो यू आर कंपेल्ड, मुझे पता है तुम मजबूर हो। तो इस तरह से हम ये करते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ गेट। यूज ऑफ गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, और गेट की एक पर्टिकुलर क्लास में आपको पढ़ाऊंगा जिसमें आपको गेट के 15 इस्तेमाल बताऊंगा, और हर एक इस्तेमाल से आप लाखों करोड़ों अरबों वाक्य बना सकते हो। जैसे कि फिलहाल मैं गेट का जो यूज़ आपको बता रहा हूं, गेट का मतलब होता है जब कंडीशन आपके सामने बदलती है, आप कंडीशन को बदलता हुआ देखते हैं, तब हम गेट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि टी इज गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है। आपके मास्टर साहब आपको पढ़ा रहे हैं, उनकी मिसेज, उनकी पत्नी बहुत सुंदर लाल साड़ी में गरम गरम चाय का प्याला लेके आती है और उसे रख देती है और उनसे कहती है मास्टर साहब चाय पी लो। और मास्टर साहब आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा मशगूल हैं, और 10 मिनट बाद उनकी चाय आपने देखा कि गर्म थी, अब भाप निकलनी बंद हो गई है, लेकिन आप देख रहे हो कि ठंडी हो रही है। तो आपने कहा सर टी इज़ गेटिंग कोल्ड, चाय गर्म थी आपके सामने ठंडी पड़ रही है। आपने कहा टी इज़ गेटिंग कोल्ड, जब सिचुएशन आपके सामने बदल रही हो। टी इज़ गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है। टी हैज़ गॉट कोल्ड, चाय ठंडी हो गई है। वेयर डिड यू गेट लॉस्ट, तुम कहाँ खो गए? अभी अभी आपसे कोई बात कर रहा है और बात करते 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 आपने देखा 5 मिनट बाद, अरे ये कहाँ खो गया? वेयर डिड यू गेट लॉस्ट, तुम कहाँ खो गए? डोंट गेट लॉस्ट वाइल टॉकिंग, आपने उसे समझाया भाई साहब मुझसे बात करते हुए खोना मत कभी भी। गेट लॉस्ट का मतलब है जब आप कभी खो जाते हो विचारों में। यू आर गेटिंग फैट डे बाई डे, आप किससे 10 दिन पहले मिले थे, आपने उसे देखा था और आज आप उससे मिले तो आपको और ज़्यादा मोटा लगा, और फिर अगले दिन आपने देखा उसे 3 दिन बाद, फिर आपको और मोटा लगा, आपने उससे कहा यार यू आर गेटिंग फैट डे बाई डे, भाई तुम दिन प्रतिदिन मोटे हो रहे हो। शी हैज़ गॉट बिकम केयरलेस, वह अब लापरवाह हो गई है। आपने देखा कि एक लड़की है वो स्कूल में पढ़ रही है और स्कूल की छुट्टी के बाद आपने उससे कहा कि ये काम कर दो, उसने कहा अब मैं नहीं करनी, मैं थकी हुई हूँ, और वो खेलने चली गई। आपने कहा शी हैज़ गॉट बिकम केयरलेस आफ्टर स्कूलिंग, स्कूल के बाद तो यह पर बेपरवाह हो गई है। यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रही हो। यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अभी जो हमने बोले थे ना आई टेक यू माई वर्ड्स, आई गिव यू माई वर्ड्स, इस टाइप के, तो वहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो आपकी कोई दोस्त आपसे बात कर रही है और बात करते करते एकदम से उसने अपना मुंह फुला लिया, नाराज़ हो गई, तो आपने कहा यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, यार क्या हुआ तुम मुझे गलत समझ रही हो, अभी तो हंस रही थी अब तुम रोने लगी। यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रही हो। आई एम गेटिंग सीरियस डे बाई डे, मैं दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा हूँ। आपने देखा यार
कभी कभी बच्चे कहते थे कि यार हम भविष्य में सब कुछ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर वो कहते हैं यार अब जो कुछ हो रहा है वह देखा नहीं जाता। कहने का मतलब है यू आर गेटिंग सीरियस डे बाई डे, तुम दिन प्रतिदिन गंभीर हो रहे हो। एज वाइज हम सब गंभीर होते ही होते हैं। टू एरर इज वुमेन, गलती करना मानवीय है। टू एरर इज वुमेन, गलती करना मानवीय है। आपने ये वाक्य तो अक्सर सुना होगा, गलती करना मानव का गुण है, या फिर ये सुना होगा इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो उसे इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं टू एरर इज ह्यूमन। यार इंसान गलतियों का पुतला होता है। एक बच्चा है, उसने आपके ऊपर पानी भी फेंक दिया होली पर और आपका लैपटॉप ख़राब हो गया तो आप उसे मारने के लिए गए, लेकिन आपकी मिसेज ने कहा टू एरर इज ह्यूमन, यार गलती करना मानवीय है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। इट इज़ नॉट ए केक वॉक, ये बच्चों का खेल नहीं है। लर्निंग स्पोकन इंग्लिश इज नॉट ए केक वॉक। अंग्रेजी बोलना सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ नॉट ए केक वॉक, यह बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ स्लिप ऑफ माई टंग, यह मेरी ज़बान से फिसल गया। इट इज़ स्लिप ऑफ माई टंग, यह मेरी ज़बान से फिसल गया। जब भी कोई चीज़ आसान नहीं होती तो आप बोलते हैं इट इज़ नॉट ए केक वॉक। जैसे कि आपका कोई दोस्त है, पढ़ता लिखता वो है नहीं, उसने कहा कि यार मैं अब यूपीएससी की तैयारी करूँगा, अब मैं IAS बनूंगा, तो आपने कहा इट इज़ नॉट अ केक वॉक, यार ये बच्चों का खेल नहीं है। यूपीएससी इज़ नॉट अ केक वॉक, यूपीएससी बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ अ स्लिप ऑफ माई टंग। फिर आपके दोस्त को बुरा लग गया, वो बदमाश टाइप का था, उसने आपको बहुत मारा, उसने कहा अच्छा ये मेरे बस की बात नहीं है, तुझे ज़्यादा पता है। जब उसने आपको पीटा तो आपने कहा भैया भैया इट इज़ माई स्लिप ऑफ टंग, यार ये मेरी ज़बान से फिसल गया था। इट इज़ माई स्लिप ऑफ टंग का मतलब है जब कोई बात आप कहना नहीं चाहते, आपके मुंह से निकल जाती है, तो आप माफ़ी के तौर पर कह सकते हैं इट इज़ अ स्लिप ऑफ माई टंग, ये मेरी ज़बान से फिसल गया था। इट इज़ अ टिप ऑफ आइसबर्ग, यह तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता क्या है, होता है क्या। इट इज़ अ स्लिप ऑफ माई टंग, आगे आगे देखो होता है क्या, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। आपने ये वाक्य अक्सर सुना होगा, समय सब गम भुला देता है, समय सब गम भुला देता है। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर का मतलब है समय हर गम भुला देता है, समय हर गम भुला देता है। ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक, उसे ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है वह बिल्कुल भी समझदार नहीं है, उसे समझाना बिल्कुल लोहे के चने चबाने के बराबर है। जो व्यक्ति बिल्कुल ही ढीठ होता है उसे हम बोलते हैं ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि जिसे समझाना बिल्कुल, जो जिसकी बुद्धि खराब हो गई है, जिसे कभी कभी कहते हैं तेरी बुद्धि में गोबर भरा हुआ है, इस टाइप के बंदे को बोलते हैं ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि तुम्हें समझाना बिल्कुल बेकार है। ही इज़ हेल एंड हार्टी, जब कोई व्यक्ति लंबा चौड़ा दिखता है, आपको खूब लंबा चौड़ा हेल्दी दिखता है, तो उसे हम बोलते हैं ही इज़ हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी यानी लंबा चौड़ा खूब स्वस्थ दिलदार शेर दिल इंसान को। ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकदार वस्तुएं सोना नहीं होती। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, वह किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, आपने ये वाक्य जरूर सुना होगा, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। तो इस वाक्य को हम बोलते हैं ही इज़ गुड फॉर नथिंग, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। एक बार मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। टू एरर इज वुमेन, गलती करना मानवीय है। इट इज़ नॉट अ केक वॉक, ये बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ अ स्लिप ऑफ माई टंग, ये मेरी जबान से फिसल गया। इट इज़ अ टिप ऑफ आइसबर्ग, यह तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, समय सब गम भुला देता है। ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक, उसे समझाना बिल्कुल मुश्किल है। अब आप ये कहेंगे सर यहाँ तो हिंदी अलग लिख रही है, आप अलग बोल रहे हो। मेरे भैया हिंदी के ऊपर मत जाओ, भाव के ऊपर जाओ, क्योंकि हमारे भारत की यही तो खूबसूरती है। यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्मों के समुदायों के लोग एक साथ रहते हैं बड़े प्यार से, क्योंकि हम सबके अंदर समानता है, भाव है, तो भाव से समझेंगे। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर को बोल सकते हैं समय सबसे अच्छा मरहम लगाने वाला होता है। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर को बोल सकते हैं समय सब गम भुला देता है। समय से अच्छा कोई भगवान नहीं है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकदार वस्तुएं सोना नहीं होते। एक लड़की है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आपने कहा यार ये लड़की मुझे बहुत ही सुंदर लगी, और आपके दोस्त ने कहा कि भाई साहब मैं जानता हूँ इसे, ये सुंदर बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकदार वस्तुएं सोना नहीं होती। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। जब हम ऐसे बोलते हैं दैट फ्रेज, मृत्यु के समय बोली जाने वाली ये कुछ फ्रेज हैं, और ये फ्रेज बहुत ही अच्छी हैं। जैसे कि ही इज़ वर्ज ऑफ द डेथ, वह मौत की कगार पर है। ही इज़ वर्ज ऑफ द डेथ, वह मौत की कगार पर है। ही इज़ अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है। ही इज़ अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है। ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं रहा।
ही इज़ नो मोर। देखो, ही इज़ वर्ज ऑफ द दैट का मतलब है कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और आपको पता है, डॉक्टर ने भी कह दिया कि 1-2 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी, और किसी ने आपसे पूछा कि भाई उनकी तबीयत कैसी है, आपने कहा ही इज़ वर्ज ऑफ द दैट। भैया वे तो मृत्यु की कगार पर हैं, वे तो मौत की कगार पर हैं। अबाउट टू का मतलब होता है वाला है, वाला है, वाला है। अबाउट टू का पर्टिकुलर क्लास प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अबाउट टू पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी इसका यूज़ कैसे करते हैं। फिलहाल यहाँ पे बता देता हूँ। अबाउट टू का मतलब होता है वाला है। ही इज़ अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है। ही इज़ अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। ही इज़ अबाउट टू कम, वह आने वाला है। ही इज़ अबाउट टू विन, वह जीतने वाला है। समर इज़ अबाउट टू कम, गर्मी आने वाली है। विंटर इज़ अबाउट टू गो, सर्दियाँ जाने वाली है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह मर गया ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता, तो हम थोड़ी सभ्यता दर्शाने के लिए एक वर्ड बोलते हैं, ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं रहा। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहता, चला जाता है, मर जाता है, लेकिन हम थोड़े एक फॉर्मल वे में तमीज़ से बोलते हैं ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं रहा, क्योंकि वह मर गया ऐसा कहना थोड़ा गलत सा लगता है, ठीक है ना। ही हैज़ गॉन टू सी हिज मेकर, कभी कभी हम और रेस्पेक्ट के साथ ऐसे ही बोलते हैं, यार वह तो वहीं चले गए जिसने उन्हें बनाया था, वह तो अपने परमात्मा के पास चले गए। ही हैज़ गॉन टू सी हिज मेकर, वह अपने निर्माता को देखने गए हैं। मेकर का मतलब क्या होता है, बनाने वाला। मेक माने बनाना, मेकर माने बनाने वाला। रीड माने पढ़ना, रीडर माने पढ़ने वाला। स्पीक माने बोलना, स्पीकर माने बोलने वाला। गो माने जाना, गोअर माने जाने वाला। डू माने करना, डूअर माने करने वाला, ठीक है ना। फाइट माने लड़ना, फाइटर माने लड़ने वाला। मेक माने बनाना, मेकर माने बनाने वाला। ही हैज़ गॉन टू सी हिज मेकर, वह तो वहीं चला गया जिसने उन्हें बनाया था। और ये वाक्य तो आपने बहुत जल्दी सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा। मे ही सॉल रेस्ट इन द पीस, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। और आपने शॉर्ट में लिखा हुआ ज़रूर देखा होगा R.I.P, रिप, RIP, इसका मतलब होता है रेस्ट इन पीस, यानी कि स्वर्ग में अब आप आराम करिए। मे ही सॉल रेस्ट इन द पीस, भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले। ही हैज़ गॉन फॉर एवर, वह हमेशा हमेशा के लिए चला गया। ही हैड ए गुड सॉल, चाहे कोई व्यक्ति कितना कैसा भी हो, लेकिन मरने के बाद हम ये वाक्य तो अक्सर बोलते ही हैं कि यार वह एक अच्छी आत्मा थी, ठीक है ना। चाहे वो कितना ही बड़ा कैसा भी रहा हो, हम ये जरूर बोलते हैं। मैन डाइज बट मेमोरीज इज इमॉर्टल, मनुष्य मर जाता है लेकिन यादें हमेशा जिंदी रहती हैं।